इंडिया के अंदर आपको 50 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ का लोन चाहिए, सारे लोग आपके पास आएंगे सामने से, बट आपको 10,000 20,000 50,000 की इमरजेंसी लोन चाहिए तो लोग आपको नहीं देंगे। एज पर आवर डेटा वी हैव नेवर फाउंड दैट वीमेन बोरोवर आर बेटर देन मैन। एक और मिथ होता है कि सिबिल 750 या 800 के ऊपर स्कोर है तो बंदा डिफॉल्ट नहीं करता है, वो भी करते हैं। अगर मुझे 1 लाख रुपया देना है तो मैं 200-300 बोरोवर में डिवाइड कर दूं, तो T20 में आए, मार दिया छक्के, 2 मार दिए और चले गए तो भी चलेगा। बट टेस्ट क्रिकेट में आपको टिक के रहना है। जितना पिच के ऊपर टिके रहोगे रन धीरे धीरे होते जाएंगे और आपको आगे का रास्ता और क्लियर होते जाएगा, तो जीतने के चांसेस और बढ़ते जाते हैं। प्लीज एंश्योर दैट यू आर देयर ऑन द पिच व्हेन दैट सक्सेस इज नॉकिंग योर डोर्स। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हमारे साथ में एक फाउंडर है जो अपनी जर्नी हमको बताएंगे और हमको ना बहुत कुछ सिखाएंगे कि किस तरीके से हमको खुद बिजनेस रन करना चाहिए। लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं किस तरीके से उन चैलेंजेस को टैकल करना चाहिए। I am Bhavin Patel, co-founder and CEO of Lendin Club. We started this company in 2015. Dipesh and I co-founded that in August 2015, and now we are about to complete successful 10 years with Lendin Club. ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता दो, करते क्या हो, बिजनेस है क्या। तो लेनदेन क्लब एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। जैसे एक्सचेंज होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है, जहाँ पे अलग अलग स्क्रिप्ट होती है, शेयर्स होते हैं जिसकी ट्रेडिंग होती है, वैसे ही तरीके से एक रेगुलेटर आरबीआई का एनबीएफसी P2P एंटिटी होता है जो एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बिजनेस रन कर सकता है, जहाँ पे लोन की ट्रेडिंग हो सकती है। सो बोरोवर वहाँ पे लोन लेने के लिए आते हैं और ये लोन देने वाले कौन होते हैं? आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स, रिटेल एज वेल एज एचएनआई, जो आते हैं और बोरोवर को पैसा दे देते हैं। सो मान लीजिए कि एक बोरोवर को 100 रुपया चाहिए, तो हो सकता है कि 50 लेंडर मिल के 2-2 रुपया दे दे और बोरोवर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। सो दिस इज व्हाट P2P lending is, and that's what we have been doing for last 10 years. तो जैसे डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स का पर्सनलाइज वर्जन। डिबेंचर्स जैसे कंपनी को चाहिए होता है, यहाँ पे पर्सनल को चाहिए होगा, Right, उसी टाइप का होगा। absolutely. तो कंपनी में आगे जाने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। Sure. स्टार्ट कैसे किया है बिजनेस? क्या ये फर्स्ट बिजनेस था या फिर इससे पहले भी कुछ किया गया था? सो इसके पहले मैंने 2009 में एक स्मॉल एनबीएफसीज को हेल्प करने के लिए कंसल्टिंग बिजनेस स्टार्ट किया था। सो दैट वाज व्हेन आई वाज डूइंग माय फर्स्ट जॉब. So me along with one of my senior colleague, we started that business and started reaching out to NBFC. We wanted to help small NBFCs. So we observed one thing during 2008 securitization crisis, जिसकी global impact हुई थी. So we understood about why that happened, what is securitization, why securitization was reason behind. थोड़ा एक्सप्लेन करो कि क्या होता है, क्या रीजन था। So securitization एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू लेंडिंग कंपनीज पैसा मार्केट से रेज करती है। सो मान लीजिए कि कोई लोन कंपनी है, एनबीएफसी है या बैंक है, उन्होंने 100 लोगों को 1-1 रुपये का लोन दिया हुआ है। अब उनको तो पैसा चाहिए होगा नए लोन देने के लिए, तो वो क्या करते हैं, ये 100 लोगों के 100 लोन को इकट्ठा कर लेते हैं, एक पूल बना देते हैं और ये कोई और इंस्टीट्यूशन को बेच देते हैं। अब नए इंस्टीट्यूशन के पास उसकी ओनरशिप चली गई लोन की, जिसने बेचा वो उसका सर्विसिंग करता रहेगा, बट उसका जो 100 रुपया लगा हुआ था वो सेकंड बायर ने इसको दे दिया, तो इसके पास कैपिटल फ्री हो गया। अब ये 100 रुपये नए आ गए जिससे वो नए लोन दे सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। अब इसकी इशू ये हो गई थी कि यूएस और बहुत सारे डेवलप मार्केट के अंदर एक ओनर ने तो नए ओनर ने आके पुराने लोन खरीदे, फिर तीसरे ने खरीदे, फिर चौथे ने खरीदे, पांचवें ने खरीदे। अब पांचवा छठा सातवां जो ओनर है उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअल लोन है क्या, उसकी क्वालिटी क्या है, किसने ओरिजिनेट किया था, उसका रिपेमेंट बिहेवियर कैसा है। तो गलत बाइंग हो रही थी विदाउट नोइंग द अंडरलाइंग असेट। उसके चक्कर में ये हो ये गया कि अल्टीमेटली बोरोवर की क्वालिटी खराब हो गई, गलत प्राइसिंग पे वो लोन सेल हो रही थी और धीरे धीरे करके वो लोन डिफॉल्ट होना चालू हुई। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि जब लोन मार्केट में खरीदने वाले बहुत आ गए, सेकंड थर्ड फोर्थ हैंड लोग, तो बहुत सारी लोन कंपनीज ने लोन का ओरिजिनेशन बढ़ा दिया कि भाई खरीदने वाले तो बहुत बैठे हुए हैं, चलो आज ओरिजिनेट करते और बेच देते हैं, ओरिजिनेट करते और बेच देते हैं। अब आप बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनेट करने लगे तो आपकी रिस्क क्वालिटी खराब हो गई। सो आपने सब प्राइम टाइप के बोरोवर्स जो ज़्यादा डिफॉल्ट करने की पॉसिबिलिटी वाले हैं उनको लोन दे दिया। अब जब ये बंडल आगे नए बायर्स के पास गया, अल्टीमेटली उनको क्वालिटी पता नहीं है, तो जब वो क्वालिटी सरफेस होना चालू हुई तो बोरोवर तो पे नहीं कर रहे हैं। अब 1 2 3 4 5 6 जितने भी बायर्स बीच में थे सबको पैसा मिलना बंद हुआ। सबको पैसा मिलना बंद हुआ मतलब उनकी इनकम पे इम्पैक्ट आई, इनकम पे इम्पैक्ट आई तो उनके एक्सपेंसेस पे इम्पैक्ट आई,
लोगों की जॉब के ऊपर इम्पैक्ट आई और वो जिसको पे करने के लिए लायबल थे उनका डेट सर्विसिंग हो नहीं पाया। तो जैसे लेमन ब्रदर का आपने सुना होगा 2008 में जब डिफ़ॉल्ट हुआ, क्राइसिस हुआ, दैट वाज़ द मेजर रीज़न। सो सिक्योराइज़ेशन वाज़ मेजर रीज़न ऑफ इट। तो बेसिकली क्या था, मार्केट में लोन गलत तरीके से आगे ट्रेवल हुआ और एक्चुअल वैल्यू नहीं पता थी। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूँगा, मतलब प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास में ₹100 का लोन था, मैंने मार्केट में दे रखा था। अब मुझे वहाँ से ब्याज मिलता है, मान लें 10% का मिलता है। अब मैंने वो आपको बेच दिया। पहली बात, वो क्या ₹100 में बिकेगा, 95 में बिकेगा, 98 में बिकेगा या 105 में बिकेगा? अगर उसका ₹100 का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है तो जनरली 100 में ही बिकेगा। अच्छा, ठीक है, जितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उतने में बिक गया। अब वो जो ब्याज मिलेगा वो आपको मिलेगा, मुझे मिलेगा? सो आप ब्याज कलेक्ट करोगे, उसमें से आपके और मेरे बीच में डील हुई है 8%। ठीक है, तो 8% आप मुझे दे दोगे और 2% आपकी इनकम हो गई। ठीक है, समझ गया। तो अब क्या हो रहा था, मैंने आपको दिया, अब 8% आप मान लो 10% था, 8% आपको मिल रहा है। अब आपने 6% पे आगे दे दिया, किसी ने 5% पे आगे दे दिया, ऐसे कर के 2% पे 5 पहुँच गया। करेक्ट, अब लोगों को बिज़नेस समझ में आ गया, अपना पैसा डालो, आपको मिल जाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट। करेक्ट। जिसके चक्कर में क्या हुआ, मुझे पता लग गया कि भाई मैं आपको जितना लोन दूँगा आप ले लोगे। मेरे पास में इनफ़ाइनाइट पैसा हो गया। मैंने आगे इनफ़ाइनाइट पैसा बाँटना शुरू कर दिया, जिसके चक्कर में पूरा गैप आना शुरू हो गया। अब क्या होता है कि मनी मार्केट में जब पैसा बहुत हो जाता है, तो आप क्वालिटी क्राइटेरिया कम कर दोगे क्योंकि आपको तो वो पैसा डिप्लॉय करना पड़ेगा। अब आपके पास वो ₹100 जो आ गया, अब कहीं न कहीं तो डिप्लॉय करना पड़ेगा। आप ट्रेज़री में बहुत दिन तो रख नहीं सकते, तो आप कहाँ डिप्लॉय करोगे? बोरोवर को ही करोगे। अब बोरोवर को करना है और बोरोवर कम है, तो आप नए कैटेगरी के बोरोवर्स को क्रिएट करोगे जहाँ से क्वालिटी नीचे हो सकती है। ठीक है, फिर आप एनबीएफसीज़ को इसके अंदर मदद कर रहे थे, आगे चलते हैं। सो आइडिया ये था कि इंडिया के अंदर जो सिक्योराइज़ेशन हो रहा था, वो बहुत लिमिटेड स्कोप में हो रहा था। जो टॉप 5, टॉप 6 एनबीएफसीज़ थी, वो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करती थी। सो रियलाइज़ेशन हमारा ये था कि टॉप 5 एनबीएफसी यूज़ कर रही है, बड़े ट्रांज़ैक्शन कर रही है, वो तो ऑलरेडी बड़ी है। एक्चुअल सिक्योराइज़ेशन से हेल्प हो सकती है स्मॉल एनबीएफसीज़ की, जो 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ की एयूएम वाली है। तो क्यों ना इनको हेल्प की जाए। तो एक कमर्शियल एंगल भी है, हमारा भी बेनिफिट होगा और उनको भी फंड रेज़िंग हो जाएगी। सो विद दैट थॉट प्रोसेस वी किक्ड ऑफ दिस। एक चीज़ और रोक देते, बहुत सारे लोगों को एनबीएफसी भी नहीं पता होगा, तो थोड़ा एनबीएफसी भी बता दो। सो एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सो आपको बैंक सबको पता होती है। सो बैंक ऐसी एंटिटी है जहाँ पे जाके आप अपनी डिपॉजिट का पैसा दे सकते हो और वहाँ से बैंक उसको लोन में दे देती है बोरोवर्स को और अपनी इनकम जनरेट करती है। एनबीएफसी एक ऐसी एंटिटी है जहाँ पे जनरली वो मार्केट, कैपिटल मार्केट से पैसा रेज करती है। जैसे बैंक से भी कर सकती है या तो सीधा एनसीडीज से कर सकती है, बॉन्ड मार्केट से कर सकती है, सिक्योराइजेशन से कर सकती है और उसको लोन उस पैसे को यूज़ करके लोन देती है। सो इन शॉर्ट लेमन की लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि लोन देने वाली कंपनी जो आरबीआई के अंडर में काम करती है वो एनबीएफसी होती है। और वो बैंक के नीचे ही काम करती है स्पेसिफिक। सो बैंक इज द टॉप लेयर इन द होल हायरार्की, देन कम्स द एनबीएफसी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आपने एनबीएफसीज़ को सिलेक्ट किया। राइट, तो फिर आइडिया बना कि छोटे एनबीएफसीज को क्यों ना हेल्प किया जाए, तो इकोनॉमी का भी फायदा होगा और ये एनबीएफसीज के पास ये ऑप्शन ही नहीं है आज। तो सवाल ये था कि क्या ये हो भी सकता है। सो वी वर लाइक यंग किड्स ऑफ 24-25 ईयर्स एज एंड हमें ये लगा कि देयर इज नो लॉस इन ट्राइंग इट आउट, तो ट्राई आउट कर देते हैं। देन आई लेफ्ट माय जॉब एंड गॉट इनटू इट। वी रीच्ड आउट टू 500 एनबीएफसीज अक्रॉस इंडिया। सब लिस्ट निकाली, उनसे बातें करी, कोल्ड कॉलिंग से चालू हुई, धीरे-धीरे 8-10 प्रॉस्पेक्ट लिस्ट हुए। अल्टीमेटली विदिन अ ईयर वी वर्कड विथ कपल ऑफ एनबीएफसीज and we became the first guys to do the two-wheeler securitization transaction in India. So that is how I learned a lot of aspect of lending business. क्योंकि ये सारी एनबीएफसी की साइज ऐसी थी कि जहाँ पे प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज ही थी। अब मेरी डीलिंग जो हो रही थी वो सारे प्रमोटर से हो रही थी। तो जिसको पूरी कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा नॉलेज है, मैं उसी के साथ काम कर रहा हूँ और हर एंगल से बिजनेस को कैसे देखा जाता है कि क्रेडिट इवेल्युएशन कैसे होता है, किस तरीके के फॉर्म बनाए जाते हैं, कलेक्शन कैसे होता है, बोरोवर को फाइंड आउट कैसे करते हैं, किस तरीके से सेल्स होती है, रिकवरी करने के लिए कैसे तरीके अपनाए जाते हैं। हर एक लोन का रिकवरी का तरीका अलग होता है, कलेक्शन का तरीका, तो असेसमेंट का तरीका अलग होता है। जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें लगता है कि यार मतलब ठीक है, पर्सनल लोन लेना है तो थोड़ा डिफरेंट होगा, होम लोन लेना है तो थोड़ा डिफरेंट होगा, बट बहुत अलग नज़रिए से उसको देखना पड़ता है। थोड़ा मास्टर क्लास टाइप्स करते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में दो कि कैसे होता है ऐसा। तो मतलब एक सिंपल समझ में आया वैसा बताता हूँ कि अगर कोई बोरोवर आपके पास आया और उसको 10,000 रुपये का लोन चाहिए 3 महीने के लिए, उसके सामने एक बोरोवर आपके पास आया जिसको 1 लाख रुपये का लोन चाहिए
48 मंथ्स के लिए। अब दोनों ही है अनसिक्योर्ड, बट दोनों को देखने के नज़रिए बहुत अलग होंगे। नज़रिया 1, पहला बोरोवर 10,000 रुपया 3 महीने के लिए ले रहा है, तो उसकी ईएमआई आएगी लगभग 3,500 की, तो उसको 3,500 से होगा। दूसरा बोरोवर जो 1 लाख रुपया ले रहा है 48 महीने के लिए, 48 मंथ्स के लिए, उसकी ईएमआई आएगी 2,200 से 2,500 रुपया। उसका असेसमेंट उस हिसाब से होना चाहिए। इवन दो द अमाउंट इज हायर, बट टेन्योर इज डिफरेंट, द कैपेबिलिटी ऑफ बोथ बोरोवर्स कैन बी डिफरेंट। इवन दो दोनों की सैलरी सेम है, तो शायद आप पहले छोटे अमाउंट वाला लोन नहीं दोगे, बट बड़े अमाउंट वाला लोन दे सकते हो क्योंकि कैपेबिलिटी है। ये तो ट्रिक क्वेश्चन हो गया। अगर आप ऑडियंस से पूछो कि एक बंदा है जो 3 महीने का लोन लेने के लिए आया 10,000 रुपए का, वर्सेस एक बंदा है जो 1 लाख रुपए का लोन लेने के लिए आया 48 महीने का, आप किसको दोगे? मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं 3 महीने वाले को दूँगा, राइट। क्योंकि मेरा रिस्क कम होगा, 10,000 तो डूबेंगे, अगर डूबे तो। बट आपकी कैलकुलेशन ने एकदम दिमाग ही खोल दिया मतलब। दूसरा भी आता है उसमें, अब 48 महीने के लिए जब आपने लोन दिया, तो आपकी इंटरेस्ट की इनकम ज़्यादा आएगी, आपकी कलेक्शन की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप मान लीजिए कि उस लोन के ऊपर 10,000 रुपया कमाएँगे, तो आप कलेक्शन का कॉस्ट भी उसी तरीके से इनकर कर सकते हैं। जबकि 10,000 वाले लोन में आपको 3 महीने का इंटरेस्ट ही आने वाला है, तो मान लीजिए 500 रुपया आ रहा है, तो आपकी कलेक्शन के एफर्ट्स भी उतने ही लिमिटेड आपको करने पड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एंगल अलग-अलग होते हैं, जो नज़रिए से हर एक लोन को देखना पड़ता है। सो हर लोन अपने आप में एक अलग प्रोडक्ट होती है। सो बाहर से भले दिखे कि सारे लोन प्रोडक्ट सेम होंगे, थोड़ा फॉर्म चेंज करने से होता है, बट बिल्कुल नहीं होता है। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि अगर कोई लोन कंपनी शॉर्ट टर्म लोन में है, उसको अगर लॉन्ग टर्म में लोन में जाना है, तो बहुत बड़ा माइंडसेट का चेंज भी लगता है, क्योंकि वो हमेशा से ये चीज़ करता आया है, तो उसको देखने का नज़रिया उनको डेवलप करना पड़ेगा, फिर ही कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे? आगे क्या हुआ? So that is how we started with it. We arranged couple of transactions in the market and काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला, काफ़ी सीखे हम। देन एट सम पॉइंट इन टाइम वी रियलाइज कि इसका स्केल उतने लेवल पे नहीं जा रहा है जो हम सोच रहे थे, तो पॉसिबली टाइम टू डू समथिंग एल्स। और उसपे चार्ज कैसे करते थे आप? सक्सेस फीस होती है उसमें अच्छा, ठीक है। 2% 3%। तो मान लीजिए किसी ने अगर 10 करोड़ का फंडिंग सिक्योरिटाइजेशन रूट से उठाया हमारे थ्रू, तो हम उसके ऊपर 2% चार्ज करेंगे, तो 20 लाख रुपया आपको फीस मिल जाती है। तो बाद में फिर रियलाइजेशन ये हुआ कि इसकी स्केलेबिलिटी शायद हम उतनी नहीं कर पाएंगे, और दूसरा उस टाइम पे उस ज़माने में फंडिंग नाम का कोई फंडा नहीं हुआ करता था, या हमें नहीं पता था तब, ये 2009-10 की बात है। दूसरी चीज़, फाइनेंशियल सर्विसेज डोमेन में जो लोग काम करते थे, वो जनरली हमारे जैसा काम तभी करते थे जब उनके हायर ग्रेड अर्न हो जाते थे, या एटलीस्ट 15-20 साल का एक्सपीरियंस होता था। तो हमें वहाँ पे भी थोड़ा ब्लॉकेज आ रहा था, जो हमने अच्छे से तोड़ भी दिया, कमाए भी, बट स्केलेबिलिटी वाज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। तो हमने सोचा ये 2-3 रीज़न है, लेट अस थिंक थ्रू क्या करना चाहिए आगे। सो आई डिसाइडेड टू गो बैक एंड जॉइन वन ऑफ माय क्लाइंट कंपनी इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस, एंड आई जॉइन्ड देम इन 2011। कमाया था इन बिटवीन अच्छा खासा? बिल्कुल कमाया भी, मतलब जॉब में कमाते उससे तो ज़्यादा ही कमाया था, एंड उससे भी ज़्यादा जो सुपरलेटिव पॉइंट आता है इज़ अ लर्निंग, कि आप लेंडिंग बिजनेस को इतना बॉटम लेवल पे जाके देख चुके हो कि अभी आप किसी भी लेंडिंग कंपनी में जाओगे, तो आपको बिजनेस की इनसाइट देखते समझ में आ जाएगी, विच लेटर ऑन हेल्प मी अ लॉट इन लेन देन क्लब। फिर नौकरी ज्वाइन करी? सो आई वेंट बैक देयर, कपल ऑफ इयर्स आई वर्क देयर। उसके बाद आई सॉ सम practical situation in the market, even because in electronic I used to raise capital for the company, and I was also taking care of the banking relationship. So one of our employee who was having salary bank account with one of the bank, and he did not get personal loan due to some family emergency. So he came, he asked me why this did not happen. So I spoke to the branch manager कि भाई क्यों नहीं दिया, मतलब बंदा इतने टाइम से काम कर रहा है, हमारा इतने टाइम से आपके साथ अकाउंट है। सो ही पॉइंटेड इट आउट टू 2008-9 कि ड्यूरिंग दैट क्राइसिस द कंपनी डिलेड कपल ऑफ ईएमआईज, नॉट डिफॉल्ट, ओनली डिलेड, एंड दैट वाज आल्सो बाय कंपनी। समटाइम्स कैश फ्लो इशू हो सकता है, कुछ हुआ होगा उस टाइम पे। आई सेड यार, उस चक्कर में आप ये बंदे की क्रेडिबिलिटी पे कैसे सवाल उठा रहे हो? मान लीजिए आप रेट ज़्यादा ले लो कि भाई अच्छा रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, वैसा कुछ कर लो, अमाउंट कम दे दो, बट आप डिनाई कैसे कर रहे हो? सो ही एक्सप्लेन मी कपल ऑफ पॉइंटर्स कि अरे हमारी पॉलिसी ऐसी है। सेकंड थिंग वाज दैट गाय नीडेड 50,000, तो ही सेड सर क्या ना प्रॉफिटेबिलिटी में बैठता नहीं है, हमारा ब्रांच का खर्चा है वगैरह। सो उस दिन मुझे एक लाइफ का बहुत अच्छा लेसन समझने को मिला कि यार इंडिया के अंदर आपको 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ का लोन चाहिए, तो सारे लोग आपके पास आएंगे सामने से, बट आपको 10,000, 20,000, 50,000 की इमरजेंसी लोन चाहिए, तो लोग आपको नहीं देंगे। तो क्यों ना ये ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ बनाया जाए। अब कुछ बनाया जाए ऐसे सोचना चालू हुआ, एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जिस्टिंग लैंडिंग इकोसिस्टम क्यों ऐसे लोन्स नहीं दे पा रही है।
सो एक पॉइंट ये आया कि लोन की टिकट साइज छोटी होती है तो इनकम कम हो जाती है। दूसरा मैन पावर ड्रिवन है, तो छोटे लोन पे इतना मैन पावर अलोकेट करना पॉसिबल ही नहीं है। अब एवरेज टिकट साइज मान लीजिए कोई लोन कंपनी की 10 लाख रुपया है और अब हम 10,000 की बात करें तो उसको उतना ही, एक बोरोवर को जो 10 लाख रुपया दे रहा है उतना ही कंप्लीट करने के लिए 100 बोरोवर को ढूंढना पड़ेगा, 100 बोरोवर का अंडरराइटिंग करना पड़ेगा, 100 बोरोवर की प्रोसेस करनी पड़ेगी और उतना कलेक्शन भी करना पड़ेगा, राइट। हर जगह पे खर्चा है। तो अब ये दो मेजर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे सामने आए। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? एक, फिजिकल प्रोसेसेस को डिजिटली कैसे कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है? इफ यस देन लेट्स थिंक आउट कैसे। एंड सेकंड इज कि अगर आप डिजिटल कर पा रहे हो तो आपका फिजिकल कॉस्ट का कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं रहेगा। जो आपको 10,000 रुपये के लोन देने के लिए कॉस्ट आ रही है प्रोसेसिंग की, वही आपको 10 लाख पे आएगी। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एंड प्रॉब्ली विल बी एबल टू सर्व दिस पीपल। ठीक है। सो ये बन गया लोन साइड का पार्ट। अब while I was working for so many years with NBFCs, I also realized a fact कि NBFCs को बिल्ड करने में कैपिटल साइड पे बहुत कंस्ट्रेंट आता है। तो कैपिटल साइड पे कोई नया इनोवेटिव मॉडल आजकल एडप्ट कर सकते हैं क्या? दिस वाज समवेयर इन 2013-14। सो उस टाइम पे फिर हमने बहुत सारा मार्केट रिसर्च किया। आई वाज ट्रैकिंग सिक्योर P2P मार्केट फॉर 3-4 years since 2011. जिनको नहीं पता P2P सब ज़्यादा सुना था। So P2P is what I explain in what my company does कि एक साइड पे बोरोवर है, एक साइड पे लेंडर है और दोनों के बीच में टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन करा रहा है, राइट। तो एज अ इन्वेस्टर आप लोन्स में पैसा डाल रहे हो, बोरोवर्स को पैसा दे रहे हो, वो जो इंटरेस्ट पे करेगा वो आपको सीधा मिल जाएगा। एंड वी एज अ प्लेटफॉर्म एक फी बेस्ड फिक्स इनकम उसमें से ले लेते हैं जिसको कमीशन बोलते हैं। सो क्यों ना ऐसा कोई मॉडल एडेप्ट किया जाए ताकि ये पूरी सिस्टम डेमोक्रेटाइज हो जाए एंड 5 years 10 years डाउन द लाइन पॉसिबली ऐसा होगा कि द प्लेटफॉर्म विल ऑल्सो नॉट कंस्ट्रेन एनी बोरोवर। सो मान लीजिए कि भाविन पटेल एक बोरोवर आया, उसके पैरामीटर शायद प्लेटफॉर्म के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है, बट स्टिल प्लेटफॉर्म में पूरा बोरोवर विद अ टैग लाइन कि ये असेसेबल बोरोवर नहीं, बहुत रिस्की हो सकता है, बट स्टिल इफ समबडी वांट्स टू गिव हिम मनी जस्ट टू हेल्प और एज अ चैरिटी और समथिंग एल्स, व्हाई शुड अ प्लेटफॉर्म स्टॉप इट? सो एक डेमोक्रेटाइज कैसे किया जा सकता है पूरे लैंडिंग इकोसिस्टम को, दैट वाज अ थॉट प्रोसेस। और ये पहले कोई कर रहा था ग्लोबली या कहीं पे भी? ग्लोबली 2005 से स्टार्ट हुआ था। सो देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड ज़ोपा इन यूके व्हिच वाज डूइंग इट। सो दे वर द इन्वेंटर ऑफ द कॉन्सेप्ट। हालांकि इंडिया के समाज में, अपनी सोसाइटी में तो ये चलता ही रहता था कि हमारे सब रिलेटिव इकट्ठे होके मैरिजेस कराते लोगों के। हमारे यहाँ पे लोग इकट्ठे होके फ्रेंड्स फैमिली सब मिलके बिजनेस स्टार्ट करा देते हैं। कभी किसी को कुछ व्हीकल लेना है तो भी 5 फ्रेंड मिलके पैसा दे देते हैं और ले लेते हैं और बाद में उस मार्केट में ब्याज पे पैसा भी दे देते थे वाले। ब्याज पे पैसा भी मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर पुराना नहीं था, बट इसका डिजिटल एडॉप्शन इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ था। सो मुझे अभी भी याद है कि जब मेरे चाचा की दुकान पे मैं 8-10 साल का था और जाता था, तो डेली पैसा लेने वाला बंदा आता था। इट इज़ नथिंग बट व्हाट वी डू इन P2P टुडे। ओनली डिफरेंस इज फॉर्म फैक्टर चेंज हो गया, तब फिजिकल था, अब पूरा डिजिटल हो गया। सो 2005 से ग्लोबल लेवल पे स्टार्ट हुआ था। इन यूएस इट स्टार्टेड समवेयर इन 2007-8 एंड देन लॉट ऑफ अदर कंट्री एडप्टेड। सम कुड डू इट सक्सेसफुली, जैसे यूएस और यूके में इट हैपेंड वेरी सक्सेसफुली। Now those companies are becoming bank or couple of companies have already become bank. And countries like China could not sustain it in a proper way because they did not come up with the regulations on a timely manner. So सक्सेस फेलियर दोनों हैं एंड हेंस इन इंडिया रेगुलेशन हैपेंड मच फास्टर एंड आई थिंक दैट्स व्हाई द मार्केट इज प्रोटेक्टेड। सो गोइंग बैक टू द स्टोरी, सो वी डिसाइडेड दैट व्हाई डोंट वी अडॉप्ट P2P लैंडिंग कॉन्सेप्ट सो दैट एक डेमोक्रेटाइज्ड वे में लैंडिंग इकोसिस्टम में बनाया जा सकता है। टाइम लगेगा क्योंकि ट्रस्ट इज द बिगेस्ट पॉइंट हियर। अब 2014 में शायद मैं आपके पास आता और बोलता साहिल आप, कोई चेन्नई में बंदा बैठा है उसको आप 500 रुपया दे दो, तो नहीं ट्रस्ट करते आप। बट आज जब हम 16,000 करोड़ डिसबर्स कर चुके हैं और आपको कहीं और से भी सुनने में आएगा ना कि डायरेक्टली फ्रॉम मी, तो भी आप शायद ट्रस्ट कर लोगे कि अच्छा हाँ इतने लोगों ने दिया है, 25-30 लाख लोग आज तक दे चुके हैं, तो आप ट्रस्ट करोगे। बट वे बैक देन इमेजिनिंग अबाउट इट was very difficult, but that is how any new solution starts. फिर उसके बाद अब ये आइडिया तैयार हो गया था, स्टार्ट कब किया? आइडिया तैयार हो गया, फिर मैं पुणे से, उस टाइम पे मैं पुणे में जॉब करता था, देन आई शिफ्टेड टू मुंबई। की पुणे का एनवायरनमेंट थोड़ा सा मुझे स्लो लग रहा था, प्लस फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए मुंबई इज़ द बेस्ट पार्ट। सो आई केम बैक टू मुंबई। आई स्टार्टेड डिस्कसिंग द आइडिया विद फ्यू ऑफ द गाइस, माय एक्स बॉसेस, करंट बॉसेस एंड ऑल। तो 4-5 लोगों से मैंने बात किया, तो
एक्चुअली फ्लैट रिस्पॉन्स सबका था कि ये चल ही नहीं सकता है। सो एट वन पॉइंट इन टाइम स्टार्टिंग ऑफ 2014 आई थॉट कि ये शायद नहीं चल सकता है सही में, मतलब माई एजम्पशंस आर रॉन्ग एंड पॉसिबली आई शुड नॉट परस्यू इट एट ऑल। तो 2014 के स्टार्टिंग में साइड पे रख दिया। फिर आफ्टर 5-6 मंथ अगेन सिमिलर काइंड ऑफ कपल ऑफ इंसिडेंट्स आई रेड इन द न्यूज़पेपर एंड आई थॉट कि यार ट्राई तो मारना चाहिए, आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। एंड समटाइम्स इन अगस्त सितंबर I restarted it. The first step was to find the co-founder because this was a financial technology business. I understand finance. Though I am an engineer, I never coded anything. I need somebody who is very strong and दिल से engineer जो super coding कर सकता है. So I started searching for co-founder. Then I met Dipesh. In fact, I knew Dipesh because we used to play football together. But when I started searching for co-founder, मैं सब platform के through reach out कर रहा था, including WhatsApp. So he read it. Then we discussed, we worked together for a few months and then ultimately decided to come together and launched our first platform on 2nd August 2015. ठीक है। और इस टाइम पे कुछ रेगुलेशन का क्या सीन था? उस टाइम पे कोई रेगुलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो आप कैसे कर रहे थे कि मतलब किसी का पैसा ले रहे थे, अपने बैंक में स्टोर कर रहे थे? नहीं, हमारे अकाउंट में कुछ नहीं आता था। बोरोवर्स लेंडर के अकाउंट से सीधा बोरोवर के अकाउंट में जाता था और जब बोरोवर रीपे करता था तो वहाँ से सीधा लेंडर के और अकाउंट डिफ़ॉल्ट होता था तो? हम फॉलो अप करते थे। अच्छा, तो मतलब इसके अंदर कुछ आरबीआई वाला सिस्टम नहीं था? तब तक रेगुलेशन आए नहीं थे तो कोई रेगुलेटर उसका था नहीं। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि रेगुलेशन थी नहीं, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते हो कि इलीगल है, बट रेगुलेशन नहीं थी इसलिए लीगल भी नहीं था। तो इट वाज ऑपरेटिंग इन अ ग्रे एरिया कि भाई कर सकते नहीं कर सकते। तो इसलिए कस्टमर को कन्विंस करना भी डिफिकल्ट होता था। इनफैक्ट द ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट वाज सो टीडियस। अब मान लीजिए कोई एक बोरोवर ने, तब हमारा टिकट साइज भी बड़ा था, 1 लाख रुपया लिया है, तो 1 लाख रुपया देने वाले 10 जन हैं, 10 लोगों को फॉलो अप करना है, 10 एग्रीमेंट साइन करने हैं, 10 एग्रीमेंट फ्रैंकिंग कराने जाना है। और तब मैं और दिवेश थे खाली, तो सुबह 8 बजे जाके बैंक से टोकन लेना पड़ता था, फिर 10 बजे जाके वो फ्रैंकिंग की लाइन में खड़ा रहना पड़ता था नंबर के, फिर वो फ्रैंकिंग होगा 12 बजे तक। तो मतलब एक बोरोवर की एग्रीमेंट कराने में ही 4 घंटे तो हमारे ऐसे ही चले, नॉन प्रोडक्टिव। और ये मैनुअल था सारा काम? सारा मैनुअल था। फिर जब बोरोवर का एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया उसको स्कैन करके लेंडर को भेजो, लेंडर वहाँ से अपना पैसा ट्रांसफ़र करेगा, सबको फॉलो अप करो रोज़ जब तक पैसा नहीं आ जाता। फिर उसमें से एक लेंडर बोलेगा अरे यार मेरे पैसे तो खर्चे हो गए, एक काम करो आप किसी और से दिलवा दो। अब हम वो लोन को वापस दूसरे लेंडर्स को देते थे, दूसरे लेंडर में से कोई एक बंदा रेडी होता, फिर फ्रैंकिंग करो, फिर एग्रीमेंट करो, फिर सो इट वाज अ काइंड ऑफ विशियस सर्कल समटाइम्स वी यूज्ड टू रोम अराउंड। बट धीरे-धीरे करके प्रोसेस सेट होती गई, धीरे-धीरे हम भी समझते गए, धीरे-धीरे टेक्नोलॉजिकल फ्लेवर ऐड करते गए। वी डेवलप अ प्रोडक्ट अराउंड एक एस्क्रो मैकेनिज़्म कि जहाँ पे एक अकाउंट में पैसा आ सकता है और वहीं से लेंडर को भी जाएगा, बोरोवर को भी जाएगा। इट टुक 2-3 years for us to reach to that level. By that time, regulation discussions were also shaping up, and we went live with escrow mechanism in March 2017. And October 2017 is when regulation were announced. आइडिया वैलिडेशन का पॉइंट कब आया जब आपको लगा कि हाँ, अब ये सही जा रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे समझ में जो आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता होगा। किसी का लाख रुपए ट्रांसफ़र इधर से उधर करने के लिए अगर आप 2% भी कमा रहे हो, तो 2% 2000 रुपए ही बन रहे हैं। 2000 रुपए के लिए आपका पूरा दिन सब कुछ खराब हो जाता होगा, टेंशन अलग। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा फ़ील आता होगा कहाँ फँस गए? नहीं, ऐसा कभी आया नहीं, मतलब 10 साल में तो कभी नहीं आया। आई डू नॉट नो अबाउट फ्यूचर, बट अभी तक तो नहीं आया। बट थॉट ये था फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, बोथ ऑफ अस वर वेरी क्लियर कि इनिशियली इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट बिकॉज़ हम कुछ नई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। सो क्रिएशन में आपको पहले तो जड़ तक जाना पड़ेगा कि भाई कौन-कौन से एंगल में क्या-क्या इश्यूज़ है। फिर आप उसको समझ पाओगे तो एड्रेस होगा। अगर समझ में ही नहीं आएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकता है, राइट? तो वी वर एन्जॉयिंग ऑल पार्ट ऑफ दिस जर्नी ऑफ फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। आइडिया वैलिडेशन वाला स्टेज कब आया जब आपको लगा कि हाँ, दिस इज़ इट, अब इसको डबल डाउन करा जा सकता है? आइडिया वैलिडेशन के 2 स्टेजेस में मैं डिवाइड करूँगा। पहला तब आया जब 2016 के अप्रैल में वी गॉट आवर एंजल इन्वेस्टमेंट। सो दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम जब कोई बाहर के लोगों ने हमारा आइडिया सुना, हमारा प्लेटफ़ॉर्म देखा और उनको लगा कि ये कुछ हो सकता है। सो दैट वाज़ अ काइंड ऑफ वैलिडेशन फॉर द आइडिया एंड सेकंड कि हम एज़ अ फाउंडर कुछ तो कर सकते हैं, राइट? तब तक तो मतलब ऐसी कोई मूवमेंट आई नहीं थी। एंड देन इन सितंबर वी ब्रोक इवन विद द इनकम साइड। तो वो स्केल पे हम चले गए 4 महीने 5 महीने के अंदर ही।
कि बिजनेस ब्रेक इवन पे चला गया. सो दैट वाज द वैलिडेशन पॉइंट फॉर अस एज अ बिजनेस कि यार ये बिजनेस पैसा कमा सकता है, सही में धंधा बन सकता है. अब आपको स्केल के ऊपर सोचना है. और टर्निंग पॉइंट कब था कि जब ऐसा लगा कि अब भाई हॉकी से ग्रोथ आ गई है या एकदम ग्रोथ एकदम नेक्स्ट लेवल हो गई थी? रेगुलेशन के बाद? रेगुलेशन के काफ़ी टाइम के बाद, अराउंड 1 ईयर लेटर. सो अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर ऑफ 2018 वाज अ पॉइंट जहाँ पे हमें लगा कि हाँ, अब हमारा प्रोडक्ट मार्केट फिट बराबर समझ में आ गया है. सो दैट वाज अ मंथ जब हमने थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में लोन ओरिजिनेट करना चालू किया. सो आई थिंक हमने सितंबर या अक्टूबर में 1000 लोन नंबर क्रॉस किए थे in 2018, and then subsequently within 3 months we doubled up, and the quality was also same what we were originating earlier. So जब ये 1000 लोन्स का बेंचमार्क क्रॉस हुआ, then it was like अच्छा, लोन साइड पे भी बिजनेस वैलिडेट हो गया, प्रोडक्ट मार्केट फिट, और इन्वेस्टमेंट साइड पे भी. ठीक है। और ये जो पैसा आ रहा था, ये कितने रेशियो के अंदर लौटा पा रहे थे? मतलब एनपीएस तो आ ही रहे होंगे स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि आप भी इंडस्ट्री सीख रहे थे। तो आप भी गलत लोगों को लोन दे रहे थे होगे। अभी तो आपको टाइम हो गया, तो आपको समझ में आ गया पहचानना कि कौन बंदा सही है, कौन नहीं है। तो उस टाइम पे क्या सीन था? सो इनिशियल फेज में परसेंटेज वाइज तो हम उसके आसपास ही थे, बट तब हमारा बोरोवर का जो एवरेज टिकट साइज था वो काफ़ी बड़ा था. जब हमने स्टार्टिंग के 1.5 ईयर के लोन ओरिजिनेट किए थे, एवरेज लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख का होगा. कंपेयर टू टुडे इट्स लाइक 65-70,000, और 2 इयर्स बैक इट वाज अराउंड 40-45,000. सो जब लोन बड़े होते हैं तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ लेंडर्स के लॉसेस वो लोन के ऊपर बिल्ड हो जाते हैं. सो दैट ऑल्सो वी लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द टिकट साइज एज वेल. कि either reduce the ticket size of the loan or you can have more lenders in the same loan. So we in fact tried and tested possibility of giving only 1 rupee from one lender to one borrower. So 10,000 का लोन होगा, उसमें 10,000 लेंडर होंगे 1-1 रुपये वाले. सो ऐसी भी प्रोडक्ट्स हमने बनाई, बट then over the period of time there were certain regulatory observations, inputs. So then we change it. Now the average loan ticket size between a lender and borrower will be around 400 to 500 rupees. ठीक है। थोड़ा रेगुलेशन के बारे में बताओ कि जब पहले स्टार्टिंग में रेगुलेट किया गया था और अभी भी रिसेंटली भी एक रेगुलेशन आया, जिसके बाद में हमने देखा कि ये वाली इंडस्ट्री थोड़ी खत्म सी होती हुई हमको दिखाई दी। तो क्या हुआ रेगुलेशन के अंदर, थोड़ा समझाओ? सो पहला सेट ऑफ रेगुलेशन आया था अक्टूबर 2017 में. सो दैट वाज अ टाइम जब P2P लैंडिंग जस्ट टेक ऑफ होना स्टार्ट हुआ था. तब तक सब टैक्स सॉल्यूशन आ चुका था कि मतलब कि आपको फॉर्म वॉर्म साइन नहीं करवाने थे, सारी चीजें टैक्स से हो सकती है। बेसिक डिजिटल टेक्नोलॉजी बन चुकी थी, बेसिक ऑपरेशन सेट हो चुके थे. और इसका रीजन आधार भी था। आधार प्लेड अ पिवोटल रोल. ठीक है। एंड उसके बाद एक टेक्नोलॉजी बन गई थी, एस्क्रो मैकेनिज्म भी आ गई थी, जो वैलिडेट हो गई व्हेन द रेगुलेशंस वर अनाउंस्ड. So first a set of regulations came up, and those were very light touch regulation. RBI also made it very clear that what they wanted P2P platform to focus on, that you focus on small and marginal customers, small businesses or small salaried customers, so that you can cater to the segment जो आज की डेट में बैंक और NBFCs से cater नहीं हो पा रहा है. So we complement them, and till date we believe in that philosophy. So if you look at our loan side product, we still cater to the same segment, that we have to complement the existing institution and not compete with them, and that is how the coexistence will happen. So that was the overall messaging of regulator when the regulations were being drafted, and when regulations announced, it kind of validated the idea, concept. Business also gave direction to the business that this is how things should happen. So first set of regulations were good in terms of confidence builder, and it gave confidence to our land ecosystem as well, कि जो पहले ग्रे एरिया में था अब वो लीगल हो गया, because otherwise there could be possible conflict of state laws and no law at the central level. But because RBI governs at the central level, then state laws are automatically bypassed, which are called as a प्राइवेट मनी लेंडर लॉस. तो वो सारी चीज़ें हो गई, एंड लेंडर स्टार्टेड शोइंग सम मोर कॉन्फिडेंस. धीरे धीरे करके बिजनेस भी बढ़ने लगा. 2018 एंड तक एक हॉकी स्टिक ग्रोथ हमें दिखने भी लगा. देन 2019 वाज इवन बेटर, एंड देन केम द कोविड इन 2020. बट कोविड सरप्राइजिंगली बिकेम अ वेरी गुड मोमेंट. So during COVID, we were also kind of under the panic that what will happen tomorrow. We do not know how these borrowers will behave, how lenders will behave, whether they will bring new capital or not. But within 3, 4, 5 months, things got sorted. By September, everything was looking quite fine.
and our borrowers also started paying their EMIs back to lenders and all. तो एनपीएस नहीं आए थे जितना एक्सपेक्ट किया था क्या? टाइम बीइंग के लिए NPS बढ़े because the moratorium was supposed to be offered to all the borrowers. So for few of our cohorts, few of the loans originated just before COVID, initial defaults were high. But when 1 year got over, by next September, when second wave came and got over, we were like 6-7% kind of default. So COVID peak period default was like 5.91, which currently or over the period of time has been between 2.5 to 4%. So that was the first set of regulation happened. COVID became one pivotal moment. After COVID, a lot of digital adoption started across all the financial services, whether mutual fund, equity market, bond market, P2P lending everywhere. And we saw a huge interest coming in from both the side, lenders as well as borrowers. And this went on for a couple of years. It started picking up because the regulation came in 2017. Lot of new technology, new features, new practices were adopted by various P2P lending platforms, and market also grew very fast along with those changes because customers wanted certain things were innovation by P2P lending platforms. And later on, regulator started finding few of the gaps in the way regulations were drafted and the way market practices were. So sometimes in the end of 2022, they started re-looking at it, that let us understand how different players are practicing, what are the different products are existing in the market, whether those are aligned with our regulation or not. So they spent 2023 understanding that, guiding different B2B platforms in different way, because everybody has their own different way of managing. गाइडिंग ही करी जा रही थी या फिर कुछ एक्शंस भी लिए जा रहे थे? So I believe the way I have seen RBI in between 2009 till date, it's almost 16-17 years, they do not take immediate action because sometimes it's a flat violation of the things, but a lot of time it is something which is not very clearly mentioned in the regulation. So there is a scope of operating, but it is not aligned as per the spirit of the regulation. So RBI generally doesn't become very strict immediately. They try to understand why this is happening. If it is not with the any malified intention, कि कोई ऐसी चीज़ को मद्देनजर किया गया हो कि हम तो कस्टमर के साथ फ्रॉड करना चाहते हैं या उनका खराब करते हुए कंपनी को फायदा कराना चाहते हैं, ऐसा कुछ आया तो रेगुलेटर बहुत इमीडिएट शार्प एक्शन ले लेते हैं. बट अगर वैसा नहीं है, बट समथिंग हैज़ हैपेंड बिकॉज कस्टमर को चाहिए था कोई फीचर, या तो कुछ इनोवेशन होने वाली थी और उसके साथ साथ कुछ नई चीज़ें भी रोल आउट हो गई, तो रेगुलेटर आपको इनफ टाइम देते हैं, इनफ गाइडेंस भी देते हैं कि आपको ये चीज़ें बदलनी चाहिए या तो आपको ये स्टॉप कर देना चाहिए. सो यू ऑलवेज गेट दैट काइंड ऑफ गाइडेंस एंड गेट इनफ टाइम ऑल्सो टू चेंज दोज आउट. अगर उसके बाद आप चेंज नहीं करते हो तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होती है. एंड बट पास्ट के जो आपके वायोलेशन है वो वायोलेशन है, उसके ऊपर RBI विल पुट अप सम काइंड ऑफ पेनल्टीज ऑल्सो, or they will ask you to do stop sourcing of new business for some time and then restart it when they are satisfied with the compliance part. So there are 2-3 ways how they take the action on the regulated entities. ठीक है, फिर आगे रेगुलेशन अभी रिसेंटली भी एक नया रेगुलेशन आया. Right. So उसके बाद हुआ क्या कि when regulator understood it and then they realized a requirement that we need to clarify some portion of the regulations, and so in August 2024 they came up with the clarification and added couple of pointers there, that the money movement which was happening through the escrow, there they put a condition of transferring the whole amount on a T+1 basis. So मान लीजिए आप लेंडर है, आपने प्लेटफॉर्म पे 100 रुपया लेके आया, वो 100 रुपया प्लेटफॉर्म के पास T+1 से ज़्यादा रुक नहीं सकता है. या तो आप बोरोवर को दे दीजिए या तो हमें आपके अकाउंट में वापस भेजना पड़ेगा. सो मनी कैन नॉट स्टे देयर. और पहले रुकता था, इससे पहले रुकता था, जिसकी वजह से कहीं कहीं पे ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए थे वेयर P2P lending platform was offering loan on behalf of the customers, जिसकी एग्जैक्ट रिस्क लेंडर को नहीं पता थी. तो बाय ब्रिंगिंग, थोड़ा समझाओ कि कैसे हो रहा था ये. जैसे एक एल्गोरिदम आपने प्लेटफॉर्म के साथ सेट कर दिया कि मुझे इस तरीके के बोरोवर्स को लोन देनी है. अब आपके जब भी प्रीवियस बोरोवर के पैसे वापस आएंगे तो प्लेटफॉर्म वैसे ही टाइप के नए बोरोवर्स को वापस दे देगा. बट इसमें P2P का जो ओरिजिनल फंडामेंटल पॉइंट था कि लेंडर हैज़ टू नो हु द बोरोवर इज, दैट वाज बीइंग bypassed. Now that was the innovative feature, but then regulator had to take a call whether they want to allow that innovation
or they feel it will defeat the purpose or in a longer run it will have impact on the lender's interest, जिसका पैसा यहाँ पे लग रहा है. और एज अ प्लेटफॉर्म अपना खुद का पैसा भी डाल सकते हो? No, we cannot lend money on our platform. अच्छा, मतलब वो फिर वो बैंक के ऑपरेशंस में आ जाएगा। बैंक के ऑपरेशंस में और वो रिस्ट्रिक्शन डाला गया है रेगुलेशंस में, सो वी आर नॉट अलाउड टू लैंड मनी थ्रू आवर प्लेटफॉर्म. वो सारी चीज़ें रेगुलेटर को समझ में आई. दे टूक सर्टेन कॉल्स एंड इन ऑगस्ट दे केम अप विद द चेंज इन द रेगुलेशन. मेजॉरिटी ऑफ देम वेर elaboration or little bit corrections. There were only couple of pointers which were completely new, which they felt those are required from a long term perspective of a customer's protection, transparency and a betterment of the practices. ठीक है, तो अभी एक ना चाइनीज ऐप भी तो चली थी बीच में, वो भी अपने आप को यही कह रही थी कि हम लोन दिलाते हैं, और बहुत हेट फैली है उसके ऊपर कि वो आपके फ़ोन का एक्सेस ले लेती थी, आपके कॉन्टैक्ट्स ले लेते थे, उसके बाद में फिर आपको ब्लैकमेल करते थे। बहुत सारे लोगों ने उस चक्कर में गलत काम भी किए। तो वो भी P2P था? नहीं, उसका और P2P lending का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था. Those were a different kind of app operating from a different geography. So चाइनीज़ मार्केट में जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, वहाँ पे लोन मार्केट काफ़ी बड़ा हो गया था, डिजिटल लोन मार्केट. बट वो डिफ़ॉल्ट भी उतनी स्पीड से हुआ बिकॉज सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस एंड रेगुलेटर डिड नॉट इंटरवेन. बट ये जो आप चाइनीज़ ऐप के बारे में बात कर रहे हो, वो ऐसी कंपनियाँ थी जो चाइना में बैठ के इंडिया के अंदर ऐप लॉन्च करती थी और बोरोवर्स को इस तरीके से गुमराह करती थी. पहले पैसे दे देते थे वेरीफाई किए बगैर, बट बोरोवर जब दे नहीं पाया तब उसको फिर बहुत सताते थे, बहुत प्रॉब्लम करते थे. तो आपके जैसे P2P जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, इसमें पैसा कैसे मिलता है? मान लो मैंने 1 लाख रुपए डाले, आपने आगे किसी को वो 1 लाख रुपए दे दिए, वहां से मान लो 12% रिटर्न मिल रहा है, 2% आपने रख लिया, 10% मुझे दे दिया. अब वो उससे पैसे कैसे लोगे, वो डिफॉल्ट ना करे तो ऐसा वर्क नहीं करता है. मतलब नज़रिया डिफरेंट है. शायद प्रैक्टिकली फ्लो वाइज ट्रांजेक्शन वैसे ही होगा, बट आप 1 लाख रुपया लेके आए तो आप ही बोरोवर सिलेक्ट करोगे और दोगे उनको. अच्छा, इट्स अ डेमोक्रेटाइज्ड प्लेटफॉर्म. आप स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करते हैं. हाँ, तो आप कोई भी स्टॉक खरीदने जाते हो, सो अनलेस एंड अनटिल यू हैव ट्रस्टेड ब्रोकर, व्हाट यू जनरली डू, आप खुद स्टॉक देखोगे और ट्रेड उसमें एंटर करोगे, या ब्रोकर को भी आप बताओगे तो स्पेसिफिकेशन के साथ बताओगे कि भाई मुझे TCS का शेयर खरीदना है इतनी क्वांटिटी में, ये प्राइस पे आए तो खरीद लेना, एंड ही एंटर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ यू. या तो आप खुद करते हो. वैसे ही तरीके से P2P प्लेटफॉर्म पे भी होता है. सो आपने अपने 1 लाख रुपये कौन से बोरोवर को कितने देने, किस तरीके के बोरोवर को, वो सारी चीज़ें आप ही डिसाइड करते हो. कैसे सिलेक्ट करेंगे हम? आप एक एक बोरोवर को पिक एंड चूज कर सकते हो, उसका पूरा प्रोफाइल वहाँ पे दिखता है. या तो फिर आप एक साथ में मान लीजिए 1 लाख रुपया आपको लगाना है, तो आप 100 बोरोवर सिलेक्ट कर लीजिए. आपको वहाँ पे फिल्टर्स मिलते हैं. जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आपको कैसे फ़िल्टर्स मिलते हैं कि मोबाइल खरीदना है तो उसकी रैम के लिए, उसकी मेमोरी के लिए, उसके प्रोसेसर के लिए, GPU के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. आपने कुछ टिक मार्क कर दिया तो फ़िल्टर होके आपको कम ऑप्शन दिख जाते हैं. तो ऐसा आप यहाँ पे भी प्ले अराउंड कर सकते हो. तो अच्छे बोरोवर की डेफिनेशन क्या है, ताकि जिस KPIs को मैं मेजर करूं, जिससे मुझे पता लगे ये बंदा सही है, इसको पैसे दे सकता हूं मैं? देयर इज़ नो डेफिनेशन कॉल अच्छा बोरोवर. सी एवरी बोरोवर इज़ गुड, बट एट अ कोहॉर्ट लेवल देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट. अब थोड़ा हिंदी में सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूँ कि मान लीजिए 100 बोरोवर को लोन दिया गया है, तो उसमें 5 अलग-अलग टाइप के बोरोवर के ग्रुप्स बन सकते हैं. किसी का डिफ़ॉल्ट ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा. अब मान लीजिए पाँचों ग्रुप में 20-20 बोरोवर है. सो जो सबसे बेस्ट ग्रुप है, उसमें हम ये बोल सकते हैं कि ये ए कैटेगरी का बोरोवर ग्रुप है 20 लोगों का, जिसका डिफ़ॉल्ट होने का चांस सिर्फ 1% है. तो उसको लोन का जो रेट ऑफ़र होगा, वो शायद 18% होगा. अब दूसरे जो 21 से 40 है, वो बी कैटेगरी का बोलते हैं. बी कैटेगरी के कस्टमर्स का डिफ़ॉल्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1.5% है, 1.5%. तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा, ए कैटेगरी का 18 हुआ, इसका आधा टका रिस्क बढ़ गया, उसके हिसाब से रिस्क प्रीमियम बढ़ गया, उसके हिसाब से प्राइसिंग चेंज होगी, तो लेट्स से 19% ऑफर होगा. अब तीसरी कैटेगरी सी हो गई, जिसकी डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी 2% है, तो उसको 20% या 21% ऑफर होगा. वैसे ही होता है. तो आप एज अ प्लेटफॉर्म मेरे को बताते हो कि ए कैटेगरी का लोन है, बी का है, और ये पता कैसे लगता है आपको कि ये ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है? सो हमने अभी तक लगभग 30 से 35 लाख बोरोवर्स को लोन दिए हैं और उनके कोहर्ट पे ये सारा डेटा एनालिसिस किया हुआ है. मतलब उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा था? अगर वो आपसे लोन लेते हैं और वापसी लौटाते हैं, लेते हैं, तो उसकी रेटिंग बढ़ती रहती है, जैसे अपना सिबिल होता है. राइट. तो बोरोवर लेवल पे तो चेंज होता ही है,
बट हमें ये भी पता लगता है कि लेट्स से आपका स्टूडियो जो एरिया में, लेट्स से रोहिणी एरिया में, जो बोरोवर 15 से 20 हज़ार कमाते हैं और जो 5 से 10 हज़ार रुपया लेने आते हैं, जो मेल है, ये एज ब्रैकेट में फॉल करते, इस तरीके की कंपनी के साथ काम करते, इस तरीके की उनकी डिजिटल पर्सनालिटी है, तो उनका डिफ़ॉल्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये सारी चीज़ें हम एनालाइज़ करते हैं लगभग 600 साढ़े 600 डेटा पॉइंट के ऊपर। वो एनालिसिस का एक स्कोर जनरेट करते हैं जो लेंडर को डिस्प्ले में भी आता है, एंड लेंडर वो स्कोर के अराउंड भी फ़िल्टरिंग क्राइटेरिया यूज़ कर सकते वो भी एक तरह का सिविल टाइप ही हो गया कि लैंडिंग सिविल। हैं। यस, एब्सोल्युटली। तो सिविल इज़ अ सबसेट ऑफ इट, बट हम उसके अलावा भी बहुत सारे अलग-अलग पैरामीटर समझते हो और उसके हिसाब से डिसीजन होता है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या आरबीआई का कोई रेगुलेशन है? जैसे बैंक में डिफ़ॉल्ट होता है तो 5 लाख रुपए तक हमको मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, वो बैंक के रेगुलेशंस में आता है। 5 लाख रुपया तक का डिफ़ॉल्ट अगर बैंक ने कर दिया तो इंश्योरेंस में कवर होता है। ऑन P2P प्लेटफ़ॉर्म देयर इज़ नो सच कंडीशन। तो इसमें हम इंश्योरेंस का ऑप्शन भी होता है? अभी तक तो नहीं है, इंडिया में फ्यूचर में आता है तो डेफ़िनिटली अवेलेबल होगा। ठीक है। तो मतलब अगर मैंने किसी को लोन दिया तो 1% अगर डिफ़ॉल्ट होता है, तो वो पैसा जा सकता है, पर 99% चांसेस है कि वो पैसा मुझे मिल सकता है। और रेट कितना तक वेरी करता है? सो रेट स्टार्ट्स फ्रॉम 18% ठीक है। गोज़ अप टू 39-40%। अच्छा, मतलब सी कैटेगरी वालों को? जो E-F कैटेगरी होगी वहाँ पे हाई रेट होगा। सो अगेन वो कोहॉर्ट छोटा होगा, बट वो कोहॉर्ट का डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई, तो उसका जो रिस्क प्रीमियम होता है वो बढ़ जाता है, तो प्राइसिंग उसके हिसाब से चेंज होती है। तो जैसे मतलब इक्विटी मार्केट के टर्म्स में जो लोग इजीली समझ पाए कि एक ब्लू चिप कंपनी होती है, फिर मिड कैप होती है, स्मॉल कैप होती है, उसी तरीके से बोरोवर में भी अलग अलग कैटेगराइजेशन होते हैं। जैसे स्मॉल कैप में ऊपर जाने का भी चांसेस बहुत हाई है, बट वैसे नीचे जाने का भी चांसेस ज़्यादा होता है, वोलेटाइल थोड़े ज़्यादा होते हैं। वैसा ही जो लोअर रिस्क कैटेगरी के बोरोवर है या हाई रिस्क कैटेगरी के बोरोवर है, उनके साथ भी वैसा ही होता है कि वहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उनका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा। सो रिस्क वर्सेस रिटर्न साथ में वेरी करता है। थोड़ा-सा इसको तोड़ते हैं ना, मतलब मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है कि कैसे लोग डिफ़ॉल्ट ज़्यादा करते हैं और कैसे लोग डिफ़ॉल्ट कम करते हैं। अगर इसकी पर्सोनिफ़िकेशन करने की कोशिश करी जाए, तो मेरे ऐसे आइडियोलॉजीज़ है कि जो फैमिली वाला बंदा है, जो ज़्यादा नहीं कमाता, जो घरवालों के साथ, माँ-बाप के साथ में रहता है, वो बंदा ना लोन चुका देगा। उसके बाद कहीं से भी होगा, उसने मजबूरी में पैसा लिया है और वो देगा पैसा। जो बंदा अय्याश है, बहुत पैसा है, टेंशन ही नहीं है बंदे को, वो नहीं देगा। मतलब वो नहीं दे सकता। वहाँ पे मेरी मेरे नज़रों में ऐसा है कि बायस हो सकता हूँ मैं कि वो पैसे देने के चांसेस उसके कम है। तभी हम देखते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं, जिनको पैसा आराम से मिल जाता है, वो ज़्यादा डिफ़ॉल्ट करते हैं, और जो गरीब लोग हैं, जिनको पैसा मुश्किल से मिलता है, और वो डिफ़ॉल्ट कम करते हैं। बिल्कुल, मतलब आपकी जो थीसिस है वैसे ही तरीके से हम भी नज़रिए से देखते हैं। तो जब हमने लेनदेन क्लब स्टार्ट किया था, तो हमने किस तरीके से ये एंगल को बनाना स्टार्ट किया था, या हमारा क्रेडिट मॉडल कैसे बनाना स्टार्ट किया कि अगर मैं क्रेडिट मैनेजर हूँ या बैंक का बंदा हूँ, तो मैं कैसे बोरोवर को असेस करता हूँ। मैं उसको 5-10 सवाल पूछूंगा, उसकी फैमिली बैकग्राउंड चेक करूंगा, उसके घर को चेक करने जाऊंगा, ये सब मेरा नॉलेज इकट्ठा करूंगा, फिर मैं एक असेसमेंट करके बताऊंगा कि हाँ, ये बंदे को दिया जाना चाहिए। देन कम्स वन एक्चुअल मैथमेटिकल इक्वेशन कि कमाता है 100 रुपया, मंथली खर्चे है 40 रुपया, बाकी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें 20 रुपया, और 40 का ईएमआई दे सकता है। 40 के ईएमआई में से 20 रुपया ऑलरेडी दे रहा है, तो 20 एक्स्ट्रा और दे सकता है। तो पहला असेसमेंट हो गया, जिससे डिसाइड होगा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सेकंड हो गया इक्वेशन, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना दे सकता हूँ मैं एक्सपेक्टेड टेन्योर के हिसाब से, एक्सपेक्टेड अमाउंट के हिसाब से। ये किस तरीके से डिजिटल वे में हम बिल्ड कर सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वी केप्ट बिल्डिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो जब स्टार्टिंग में देखते थे तो 10-15 बोरोवर के सवाल पूछते थे, उसके हिसाब से डिसाइड करते थे। अब धीरे-धीरे 600 साढ़े 600 इन सर्टेन केसेस हम 1500-1600 डेटा पॉइंट भी इकट्ठे करते हैं, और उसके ऊपर से भी डिसीजन लेते हैं कि देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। एंड कॉमन सेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि शायद ये अच्छा होगा बोरोवर या ये बुरा होगा, बट कई बार वो थीसिस गलत भी होती है। जैसे एज़ पर आवर डेटा वी हैव नेवर फाउंड दैट वीमेन बोरोवर आर बेटर देन मेन। अच्छा, यस, मेरे को तो लगता था कि बेटर इन लॉट ऑफ कोहॉर्ट्स दे हैव हायर डिफ़ॉल्ट्स देन देयर काउंटरपार्ट्स। सो यही ब्यूटी डेटा की भी है, एंड दैट इज़ वेयर आवर एक्सपर्टीज कम्स इनटू प्लेस कि एज अ प्लेटफॉर्म हम ये सब रिसोर्सेज हमारे पास है। ऐसा और कुछ बताओ, कुछ शॉकिंग वाली जो आपको लगता हो? ये तो मेरे लिए तो शॉकिंग था, मुझे लगता था मुझसे कोई पूछता तो मैं तो ये बोलता नहीं यार,
लड़के ज़्यादा डिफ़ॉल्ट करेंगे, लड़के डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। एक और मिथ होता है कि सिबिल 750 या 800 के ऊपर स्कोर है तो बंदा डिफ़ॉल्ट नहीं करता है, वो भी करते हैं। तो वो भी डिफ़ॉल्ट करते वो हायर रेशियोज़ होते हैं मतलब? हैं। यस, सो सिबिल स्कोर इज़ लाइक 0 टू 900। सो जिसका 750 प्लस है इज़ अ गुड कस्टमर, 800 प्लस है तो बहुत ही अच्छा कस्टमर, जैसे मेरा 800 प्लस है, आपका भी होगा, राइट? तो वो बहुत ही अच्छा प्रीमियम कस्टमर है। प्रीमियम कस्टमर 800 प्लस सिविल स्कोर एंड इनकम ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज़, दे आल्सो डिफ़ॉल्ट। सो बहुत बार हमारे जनरल लाइफ के assumption होते हैं, बट नॉट नेसेसरी दैट दोज आर ट्रू, दोज आर assumptions या हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने कुछ बिल्ड किया। अब द ब्यूटी ऑफ द प्लेटफॉर्म इज नॉट बायस्ड टुवर्ड्स एनीबॉडी। प्लेटफॉर्म का काम है कि आज कोई बोरोवर कैटेगराइज हो रहा था सी में, बट अब वो सेगमेंट बेटर होता गया और वो वाले बोरोवर्स अच्छा परफॉर्म करे तो वो ई में चले जाएंगे, और सिमिलरली ये वाले सी में। बट अगर आप इंडिविजुअली वो काम कर रहे हो तो शायद आप वो कैटेगरी चेंज नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस आपको वो करने नहीं देगा कि यार हमारे हिसाब से तो यही है। सो इनफैक्ट स्टार्टिंग में जब बहुत ही मैनुअल चीज़ें होती थी, आई यूज टू टेक कॉल ऑफ कस्टमर सपोर्ट, और मैं कई लेंडर से बात करता तो ऐसे भी लेंडर होते थे जो सिर्फ फीमेल बोरोवर्स के ऊपर ही लैंडिंग करते थे, एंड लेटर ऑन दे फेस चैलेंज। सी, आई मीन इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, वी कैन नॉट जनरलाइज थिंग। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ऑल फीमेल बोरोवर्स आर डिफॉल्टिंग, नाइदर आई कैन से ऑल मेल बोरोवर्स आर डिफॉल्टर्स, राइट? तो वैसे ही तरीके से मुझे ये ट्राई करना चाहिए कि मेरी प्रोबेबिलिटी को मैं कितना ज़्यादा डिवाइड कर दूँ। अगर मुझे 1 लाख रुपया देना है तो मैं 200-300 बोरोवर में डिवाइड कर दूँ। अब उसके लिए एक-एक वीकेंड चूज़ कर सकता हूँ, या मैं एक साथ में टेक्नोलॉजी फीचर को यूज़ कर लूँ, जो मैंने फ़िल्टर वाला बताया आपको, कि अलग-अलग फ़िल्टर यूज़ के कर सकते हो आप, वहाँ से बोरोवर शॉर्टलिस्ट होके आ गए। आप 50-100 बोरोवर को एक साथ सिलेक्ट कर लो और अमाउंट प्लेस कर दो। टेक्नोलॉजिकल फीचर्स आर अवेलेबल। तो जैसे बैंकिंग में होता है, एनपीएस बेचे जाते हैं, तो क्या ऐसा पी2पी में भी होता है? नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब अगर कोई बंदा डिफ़ॉल्ट कर गया मान लो, उसने इस महीने का, और ये ईएमआई देते हैं वो या पूरा पैसा लौटाते हैं? 2 तरीके के लोन्स हैं हमारे पास, ईएमआई बेस्ड भी है और एक इक्वेटेड डेली इंस्टॉलमेंट भी है, जिसमें रोज़ पेमेंट आते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा था, मेरे चाचा की दुकान पे जाता था, बंदा रोज़ आके हिसाब करता था। तो वो फ़ॉर्मूला हमने डिजिटल वे में अडॉप्ट करी है कि बोरोवर्स आर फ्री टू पे डेली बेसिस। अब कोई शॉपकीपर है, उसकी इनकम रोज़ आती है, अब वो महीने में 5,000 या 7,000 रुपए का ईएमआई दे, उसकी जगह पे अच्छा है कि रोज़ का 150 रुपया देते जाएगा। उसको भी भारी नहीं पड़ा, उसको लोन भी इज़िली मिल गया, अब रीपेमेंट भी चला गया। सो देयर वर सर्टेन प्रैक्टिसेस व्हिच वर रियली गुड इन इंडिया 10-20 इयर्स बैक, जो अपने यहाँ पे वो डायरी लेके बंदा आता था, पैसे देता था, लेके जाता था, राइट? तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी जो हमने डिजिटली अडॉप्ट कर ली। तो अब जैसे अगर कोई किसी की ईएमआई रुक गई, किसी ने इस महीने की नहीं दी, राइट, तो आपकी टीम फ़ॉलो अप लेगी। राइट। दूसरे महीने भी उससे पूछा जाएगा क्या स्टेटस है। हाँ, बिल्कुल, कब तक लिया जाएगा ये? वो चलते जाता है। हम ईज़िली गिव अप नहीं करते जब तक ये श्योरिटी हो जाए कि अब पॉसिबल ही नहीं है कुछ। और वो होता है बंदे भेजने वाला सीन, जैसे रिकवरी हाँ, वो भी करते हैं। अगर टिकट साइज़ 25,000 30,000 के ऊपर है तो हम फिज़िकल इंस्पेक्शन के लिए भी भेजते हैं कि बंदा वहाँ रहता है, नहीं रहता है। रहता है तो फिर आने के चांसेस बनते हैं, राइट? तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस, मतलब हम ऐसे भी, मतलब आज हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे 2 लाख बोरोवर्स हर महीने ईएमआई पे करते हैं। ये 2 लाख बोरोवर में से कौन से बोरोवर्स हैं जो टाइम पे नहीं करने वाले? दैट इज़ द काइंड ऑफ एआई वी हैव यूज्ड इन आवर प्लेटफॉर्म। अगर मान लीजिए कि 2 लाख में से 40,000 ने ड्यू डेट पे नहीं किया, तो पहले से तो पता था तो फ़ॉलो अप हो गया। अब ड्यू डेट पे 40,000 ने नहीं पे किया। अब ये 40,000 में से हमारी एआई टेक्नोलॉजी ये भी हमें बता देती है कि ये 40,000 में से 10,000 तो पे कर देने वाले हैं। आप सिर्फ ये 30,000 के ऊपर फोकस करो। दैट इज़ हाउ वी सेग्रीगेट आवर फोकस ऑन दोज़ बोरोवर्स। मैन पावर एलोकेशन भी वैसे होता है। वैसे हमारा टेक्नोलॉजी ऑपरेट करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे किसी ने 5 लाख का लोन लिया, 2 लाख लौटा दिए, अब उसको कोई पैसों की दिक्कत फँस रही है, उसने 2 लाख का फिर से लोन ले लिया। किसी और से लेगा, हम तो हमारे प्लेटफॉर्म से तो मिल। आपके प्लेटफ़ॉर्म में एक बारी में एक ही लोन मिलेगा? अगर वो बोरोवर डिले में चल रहा है, नहीं, डिले नहीं है, अभी उसको पता है मैं डिले होने वाला हूँ। डिले होने वाला है और रेगुलर चल रहा है और उसका टॉप अप क्राइटेरिया फुलफिल हो सकता है और उसने लिया तो पॉसिबल है, बट अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो कुछ लोग ये करते हैं ना कि लोन पे लोन ले लेते हैं, राइट, पुराने लोन को चुकाने के लिए फिर नया लोन। हो सकता है उसमें से हमारी सिस्टम आइडेंटिफाई कर भी जाए, क्योंकि वो वैसा बोरोवर ऑलरेडी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में चल रहा होगा,
कि हम तो उसकी हर चीज़ समझते हैं उसको लोन देने से पहले। और आप उसके और भी डेटा पॉइंट्स लेते रहते हो कॉन्स्टेंटली? हाँ, सो वी आस्क कस्टमर दैट इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू यूज़ दिस प्लेटफ़ॉर्म, तो आप और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम हमें प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि जब आप वापस लेने आओ, तो हम आपको टाइम मतलब ज़्यादा कंज़्यूम ना करें, आपको ज़्यादा कुछ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है और हमारे लिए वो वैल्यूएबल कस्टमर हो जाता है। एंड दीज़ आर वेरी गुड कस्टमर्स जो सामने से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि अच्छा मेरी अब ये बिहेवियर है, या तो मेरे ये पेमेंट्स हो चुके हैं, या तो मेरा अभी फाइनेंशियल नंबर्स ये हो रहा है। ठीक है। और 9.5-10 साल की जर्नी के अंदर क्या-क्या बड़े चैलेंजेस आए? जब लगा यार बहुत बुरा, मतलब करना है भाई, छोड़ना नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे आए, बट छोड़ने वाला फीलिंग कभी माइंड में नहीं आया। शायद वो रेज़िलियंस माइंड में पहले से ही है, या मेरी स्पोर्ट्स की ग्रूमिंग हो सकती है, व्हाट्सएवर रीज़न इज़, बट कभी ये ख़्याल तो हमें माइंड में आया ही नहीं। ना मुझे आया, ना दिपेश को कभी आया। और बट तकलीफ़ें तो बहुत बार आई। मतलब देयर वर इंस्टेंसेस जब छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत इफ़ेक्ट कर जाती थी। जैसे आपको ऑफ़िस का रेंट पे करना है, बट आपके पास उस दिन पैसे अवेलेबल नहीं है और दैट इज़ द लास्ट डे, नहीं पे करोगे तो ओनर ऑफ़िस में आके पूछेगा। एंड हमारी लेन-देन क्लब की 2020 तक की जितनी भी ऑफ़िसेज़ थी फर्स्ट 5-6 इयर्स की, सारी ऑफ़िसेज़ शेयर्ड वाली थी। या तो ओनर वहाँ पे बैठ रहा होगा, या तो मेन टेनेंट वहाँ पे होगा। हम सबलीज़ कर रहे होंगे, या तो ओनर के साथ बैठ के काम कर रहे होंगे ताकि हमें कम रेंट पे करना पड़े। एंड वी रन प्रॉफिटेबल बिज़नेस। तो उसके चक्कर में ऐसी सिचुएशन में हम आ जाते थे। फिर कहीं न कहीं से कुछ जुगाड़ करना पड़ता था। फिर ऐसी ट्रिकी सिचुएशन भी आ जाती थी, जैसे एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि एट आई थिंक 2016-17 की बात होगी। मुझे कुछ टाइम के लिए पापा से पैसे लेने पड़े। कुछ 10-12 लाख रुपया टू मेंटेन द कैश फ्लो एंड पेमेंट्स वगैरह करने के लिए। नाउ नोबडी इन द टीम नोज़, दैट टाइम वी वर लाइक 20 मेंबर्स। अब टीम को कुछ तो पार्टी का प्रॉमिस किया होगा मैंने, या तो कुछ डिस्कस पहले हुआ होगा, या कुछ खर्चा करना होगा। दे केम, दे आस्क्ड फॉर इट। अब मैं उनको बता भी नहीं सकता कि भाई हमारे पास इनकम नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये तो कहीं से मैं जुगाड़ करके चला रहा हूँ, राइट? अब नाउ हाउ यू नेविगेट ड्यूरिंग दिस सिचुएशन, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ कॉल यू टेक? तो ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन बहुत बार आई, गई। वन ऑफ द आई थिंक बिगेस्ट ट्रिकी सिचुएशन वाज़ अ कोविड फर्स्ट वेव। उस टाइम पे यू वर नॉट ओनली फेसिंग अ चैलेंज इन योर बिज़नेस, मतलब एक सराउंडिंग एनवायरमेंटल चैलेंज भी आ गई कि आपके आसपास ही इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है। आप टीवी चालू करोगे तो वहाँ पे भी वही नेगेटिविटी है। आप वेबसाइट पे जाओगे, न्यूज़ पे जाओ, हर जगह पे है, राइट? एंड पीपल वर नॉट सीइंग एनी रे ऑफ होप, एटलीस्ट इन स्टार्टिंग कपल ऑफ मंथ्स। जैसे मार्च अप्रैल का जब इनिशियल लॉकडाउन पीरियड चालू हुआ, राइट? तो दोज़ वर सम ऑफ द ट्रिकी सिचुएशंस कि जब माइंड में ये लग रहा था कि आगे क्या होगा? हमें पता नहीं कैसे रास्ता निकलेगा, बट आई थिंक चीज़ें होती गई। कोविड वाज़ लाइक सच अ ग्रेट पीरियड फॉर अस कि कोविड के पीरियड में व्हाटएवर लोन्स वी वर गिविंग इन मार्च, बाय मई वी वर लाइक 1/4 ऑफ मार्च नंबर्स। रेवेन्यू डाउन हो गया, सब कुछ डाउन हो गया, राइट? एंड देन वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट क्या करें, क्या करें? कुछ रास्ते निकल गए। हमने 1-2 पार्टनरशिप क्रैक कर ली, बोरोवर्स का फ्लो आ गया, लेंडर्स का फ्लो आ गया। एंड बाय सितंबर अक्टूबर वी वर लाइक ब्रेकिंग इवन, राइट? सो मतलब क्राइसिस कम्स, that gives you an opportunity to do something better in a different way. Likewise, last year when regulatory change happened, if you go through the news which were coming around that period, I mean, it was horrible. It was all negative news that this sector is going to be killed. मेरे को भी याद है, मैं न्यूज़ बनाता हूँ तो मैंने भी यही बोला था। मैंने कहा आरबीआई ने ऐसे रेगुलेशन निकाल दिए है कि भाई बिज़नेस को ख़त्म कर दो। So everybody thought that way. You won't believe, the regulation were announced on Friday evening. Friday till Sunday afternoon, I spoke to 30 journalists. I personally spoke to 30 journalists, giving them knowledge about it, why it happened, what regulation says, how it will impact. Initially negative, then positive. In fact, you may find couple of quotes also where I openly said that this is only 60 months. After 6 months, you will see the positive impact of this regulation because it is required for a long-term future of the industry and customer. मेजरली क्या था जिसकी वजह से था ये? सो एक ये था कि T+1 रेगुलेशन था विच रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मनी कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। सो आप लेट से आज 1 लाख रुपया लेके आ गए, आपको उस दिन टाइम नहीं मिला, अगले दिन भी नहीं मिला, तो प्लेटफॉर्म आपको पैसा वापस भेज देगा। नाउ यू एज अ कंज्यूमर वापस कब लेके आओगे? तो प्लेटफॉर्म ने जो कस्टमर को लाने में इतनी मेहनत करी थी, वो कस्टमर से तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो एक ये चीज़ हो गई। T+1 पेमेंट गेटवे में भी इम्प्लीमेंट
100% नहीं होता है। नाउ इफ़ यू पुट इट ऑन P2P लैंडिंग कंपनीज जो कि पेमेंट गेटवे नहीं है, तो वो कैसे करेगा? टेक्नोलॉजी कॉस्ट आएगी, कंप्लायंस कॉस्ट आएगी, रिकंसिलिएशन कॉस्ट आएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी, बिजनेस को कैसे सर्वाइव करोगे? कपल ऑफ थिंग्स विच आरबीआई मेड क्लैरिफिकेशन ऑन वाज, एक लेंडर की लोन जो होती है वो दूसरे लेंडर को आप नहीं दे सकते हो। तो उसकी वजह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर सेकेंडरी मार्केट चलता था। वो सब प्रैक्टिसेस ओवरनाइट बंद हो गई। हाउएवर वी स्टॉप दोस काइंड ऑफ। थोड़ा समझाओ ये क्या चलता था, क्या होता था एक लेंडर के दूसरे लेंडर पे? तो मान लीजिए साहिल ने दीपेश नाम के बोरोवर को 100 रुपया दिया हुआ है। अब साहिल ने लोन दिया था, तब उसका टेन्योर था 12 महीने का। अब 3 महीने के बाद साहिल को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो साहिल ने प्लेटफॉर्म को बोला कि यार जो 90 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है मुझे वापस चाहिए, तो आप मुझे वापस दे दो। सो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, कोई उस टाइम पे भाविन नाम का नया लेंडर आया जिसके पास 100 रुपया था, तो मेरे 90 रुपीज़ आपको दे देगा, आपकी जो दीपेश की लोन है वो मुझे ट्रांसफ़र कर देगा। अब फ्यूचर में जो ईएमआई आएंगे वो मुझे मिल जाएंगे। सो दैट इज़ हाउ द सेकेंडरी मार्केट ऑपरेट्स। सो वो प्रैक्टिसेस बंद करा दी, तो जो प्लेटफॉर्म की ओवरऑल ऑपरेशन सेकेंडरी मार्केट ड्रिवन थे, उनके लिए तो इमीडिएट क्राइसिस। बस कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा रिस्क बढ़ गया। यहाँ पे अगर मुझे इमीडिएट कैपिटल जो मैंने लगा रखी है राइट, वो चाहिए, तो वो उसी टेन्योर के बाद ही मिलेगी। राइट, बट दैट रिस्क वाज ऑलवेज देयर इन P2P। The point is, with innovation or change in some of the features, this new kind of structures had come, and regulator was guiding platforms more than a year that you need to change this, you need to stop this and all, and we took that call very early. So by September 2023, we took all those required calls. We stopped a lot of practices. We took hit. September quarter was our red hot. It was not even red, I would say brown one. June 23 was red, September was dark red or brown. But we openly accepted that challenge, and by December itself, we were like break even. And by March 24, we became a profitable at a quarterly level. अब स्टार्टिंग से प्रॉफिटेबल चल रहे थे? Yes, so since 2020 mid, we were always profitable. Before that, for 2.5 years on break even level. But that was always a focal point of running the business is you need to earn money. Sometimes you may need to invest money, but you should have visibility towards profit कि ये लेवल के बाद जाके आ जाएगा. So going back to your point related regulation, so when regulations came, the whole industry had a different approach. I had different approach. That I'll answer everybody and I'll ask everybody to print my name with the quote as well. So in all the articles you will see only Bhavin Patel name with my statement. Rest all you may find anonymous or somebody doesn't want to disclose. But I was very upfront that this is what it is. It may have short-term impact. It is not going to have long-term impact. In last 6 months, we had to change our products 2 times. The earlier one, which was existing before change in the regulation, discontinued in August itself after regulatory announcement. Whatever we made after that, that also got discontinued, and we are operating with third product now. So it is all about how you take up the situation is like. As I said, COVID was a crisis, but I never took it as a crisis. We always thought, okay, we know there is no clarity, but something better will happen. Let's keep thinking about it. So my team also operates in that way. When this happened, the whole industry was under panic. A lot of players stopped operations and all. But we were clear, neither even one person in my team ever even asked this question that should we think about such kind of option, because we never talk about it. It's all about how you face your hurdles. So this crisis time went on like anything, and now we are on the next tangent. What regulated wanted, exactly same product is now being used by lenders, and it's scaling up like anything. ठीक है। अगर इन बिटवीन जो भी आप काम कर रहे थे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो आते होंगे टीम के अंदर, उसको कैसे रिजॉल्व करा जाता था? टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, बट मुझे लगता है कि जब आप लॉजिकल वे में आर्ग्यूमेंट्स करते हैं एंड यू लेट बेस्ट आर्ग्यूमेंट टू विन, तो फिर टीम भी समझने लगती है कि वाई यू ऑपरेट इन सच अ वे. Sometimes you may become rigid because the position which you are holding, by that position's virtue, you have to be little bit authoritative at some point in time. But I don't hesitate to go back to my team next day and say, अरे मेरा mistake था ये. And now I realized it. और अगर कोई आपस में 2 मैनेजर्स भिड़ रहे, फिर कैसे आप करते थे? अब भिड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसे कैसे भिड़ेंगे? ये दोनों को डंडे दे देते थे, देखो। I think the way we have set culture, which we were discussing before podcast as well,
that the way we have created culture in Lending Club is that people's cohesiveness is the most important to grow a business, to grow the company, to innovate things, right? Work will automatically happen. If cohesiveness is not there, then work will also not happen, because one person will stretch it to this point, another will stretch it to this point, and nothing will come out. Ultimately, they will give me burden, and I'll not be able to perform as good as what I am performing today. So I focus a lot on cohesiveness, and hence, if you go and visit our company pages, website, social media pages, LinkedIn pages, and all, you will see lot of activities, lot different kind of activities, and we get engaged across the levels. Means I directly work with few of the executives also on certain projects, even till date, so that gives me a flavor of how the organization is doing, how our culture is being built up, whether the culture is throughout the same. So my managers may have a difference of point of view, but once we decide as a team, I mean, they let it go. That is how we operate. And if somebody who is not fitting into it, either the person will take a call himself, because he will not be able to work in this environment at all, where you give such open feedback. Like in my town halls, I may receive comment from anybody. They are free to ask me. On Saturdays, they are free to come to me, discuss about anything, whatever problem they are facing, or they can tell me that openly also, that probably we should not have done this way. We should have done this way, right? So if somebody is unable to adjust into this, they will be the people who will fight in such a way, right? So we ensure that any leader or any person joins Lending Club within 2 or 3 months, they understand this way of working at Lending Club. Once they understand, our challenge is over. ठीक है, और इसका नाम लेन-देन क्लब है? Yes. मुझे पहले लगता था लैंडिंग क्लब है। नहीं, वो हिंदी है, अब इंग्लिश में वैसे ही लिखा जा सकता है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इट्स अ लेन-देन, एक बंदा दे रहा है और एक बंदा ले रहा है, सो दैट इज़ हाउ वी कहते हैं। और जो अच्छे क्वालिटी टैलेंट होते थे, उनको रिटेन कैसे करते हो? जैसे फंडिंग की दुनिया आ गई है, राइट। स्टार्टअप्स लॉस में जाने के लिए तैयार है। पैसे दो और एम्प्लॉयी को ले लो। तो अच्छा टैलेंट कैसे रिटेन करते हो? सो हमने वो फिलोसॉफी मतलब स्टार्टिंग से ही फॉलो नहीं करी थी, बिकॉज वी ऑलवेज वेर रनिंग अंडर द कंस्ट्रेंट ऑफ मनी। वी नेवर हैड दैट सरप्लस मनी। सिंस 2021 we have sizable money always lying in the bank account, but still we operate in that way. So we always think that we should hire people at par, or whatever they are getting at this moment, or maybe at a lesser cost, but provide them an opportunity to grow faster by giving them ESOP or bringing them on larger variable base. I know theoretically it looks very difficult, but me and my recruitment team executed it so well that today also majority of my leadership team members would have joined me at par or lesser than their previous jobs. But in lieu of that, we ensure that we give enough ESOPs in the company so that they also feel that we need to achieve this vision. It's a shared vision, right? अगर साथ में काम करेंगे और अचीव करेंगे तो हम इससे बहुत ज़्यादा कमाएंगे। एंड बाई सैलरीज, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं कर सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू रियली बिल्ड अ वेल्थ, यू कैन डू इट विथ हिसॉप। तो एक ये फंडा हमेशा से था, एंड सिंस स्टार्टिंग वी ऑलवेज कार्व्ड आउट 10% ESOP पूल। अभी उसमें से मेरे हिसाब से 8.5-9% ऑलरेडी यूटिलाइज है, राइट? एंड एटलीस्ट 80-90 people so far have got ESOP in Lending Club. We have done couple of times liquidity events also. So people received money, किसी के घर पे शादी हुई उससे, किसी ने गाड़ी खरीदी, बहुत सारे ऐसे ड्रीम फुलफिल हुए लोगों के। तो whoever has got this opportunity to liquidate, got the dreams fulfilled, वो तो स्टिक हो ही जाएंगे, बट उनकी स्टोरी देख के, उनको जान के बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन होती है। एंड इन ऑफिस वी sometimes back created one crorepati ball, that these are the member who holds more than 1 crore worth of ESOPs in company. If you inspire to be there, think how you will contribute towards the growth of company. It's open environment. You tell us that you want challenge, we will help you with the challenge, and if you are able to prove yourself, maybe in 6 months or 1 year timeline, you may also appear here, right? So that is how we promote people to be part of the shared vision, because money cannot retain people. Even if you give big amount of bonuses and all, still people may not stick to it. One is a culture, the way we work in Lending Club is important, and second is the contribution towards the shared vision, and उनसे उनको क्या वैल्यू मिलेगी फ्यूचर में। These are the two main contributors जिसकी वजह से हम बहुत सारी अच्छे टैलेंट को रिटेन कर पाए। कहीं पे वैल्यूज अगर ऊपर नीचे जा रही है
और टैलेंट बहुत अच्छा है, तो करते थे कॉम्प्रोमाइज़? नहीं, वो हमारे साथ काम ही नहीं कर पाएगा। एज़ आई सेड, सी टॉप टू बॉटम वी ऑपरेट ऑलमोस्ट इन अ सेम वे कि ये कस्टमर के लिए अच्छा है तो वो वैसे होना चाहिए। वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ कस्टमर इंटरेस्ट एंड एड अप टू लेंडिंग क्लब इंटरेस्ट। नहीं, मतलब जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आपकी कंपनी का कल्चर है ओपन, सब मज़े में घूमते हैं, सब पार्टीज़ करते हैं, घूमते-फिरते हैं, और उस बंदे को आइसोलेटेड रहना पसंद है। वो बंदा अपने केबिन में बैठता है, वो किसी से बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, पहले तो हमारे वहाँ केबिन का कल्चर ही नहीं है। या अपनी जगह पे बैठा रहता है, कहीं नहीं बात करता किसी से, एकांत है, पर वो टैलेंटेड बहुत ज़बरदस्त है। देखिए ना, ऐसे भी टीम मेंबर्स हैं। सी दिस इज़ नॉट आई वुड से दीज़ आर द पीपल हू आर cultural misfit but adding value to the organization. So slowly gradually we try to bring them towards the culture. अब ये नहीं हो जाएगा कि ये बंदा बाकी जितने मतलब 80% ऑफ द मेंबर्स जितने ओपननेस के साथ चीज़ें करते हैं या तो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, ये बंदा भी करेगा, बट दैट्स ओके, दैट्स मोर ऑफ अ नेचुरल ट्रेट। बट अगर आप ये पूछ रहे हो कि कोई बंदा टैलेंटेड बहुत है बट उसके डिसिप्लिनरी इशू है, तो क्या हम चला लेंगे? नहीं चलाएंगे, बिकॉज हम सब वैसे ही ऑपरेट करते हैं, राइट? कि भाई ये अनकॉम्प्रोमाइजेबल वैल्यू है जो हम नहीं चला सकते। कौन सी ऐसी वैल्यूज़ है जो अनकॉम्प्रोमाइज़ेबल है? एक डिसिप्लिन हो गया। डिसिप्लिन हो गया, लेंडर इंटरेस्ट हो गया, थर्ड हो गया कि रिपीटेशन ऑफ द मिस्टेक। सो वी कंसीडर दैट इफ द पर्सन इज डूइंग थर्ड मिस्टेक, इट्स अ इग्नोरेंस ऑफ द वर्क। वो तो है। तो इसको आप इस तरीके से तो ऑपरेट नहीं कर सकते, वॉट एवर लेवल यू आर, इवन एट एग्जीक्यूटिव लेवल वी टेक अ कॉल। देन सेक्सुअल हरासमेंट एक पॉइंट हो गया। इफ देर इज एनी सिंगल कंप्लेंट, we get too much into the depth of the matter and take call, and we have taken calls. In 10 years history, we have asked 2 heads to leave the organization on basis of such incidents. So these are few of the things which brings us together. So those are uncompromisable for us. At a moment you are unable to add 50% of the less profit from your function, it is still okay, because it could be a matter of a lot of factors. But these are the things which are in your control, and if you are violating those, it means that internally somewhere you are not going along with the way Lenin Club's thought processes. अगर मैं एक टाइम ट्रैवल मशीन देता हूँ आपको और आप पहुँच जाते हो अपनी कंपनी के ओरिजिन पे, क्या-क्या बताना चाहोगे अपने आप को? तो मैं बताना चाहूँगा जो प्रोडक्ट हमने 2019 के बाद बिल्ड करी, आई थिंक दैट वाज द बेटर वे ऑफ बिल्डिंग प्रोडक्ट। बट आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचना है, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है ना, ये सपना मैं रोज़ रात को प्लान करता हूँ कि कल मैं सुबह उठ के टाइम ट्रैवल मशीन बना लूँगा, मैं पीछे जाऊँगा, ये करूँगा। पर आपको प्रैक्टिकली भी सोचना है कि उस टाइम तक आधार नहीं आया था। राइट, राइट, तो आधार नहीं आया था तो आपका टेक उस लेवल का नहीं बन सकता था। राइट। उस टाइप से ही बात कर रहे हो। सो 2019 में सारी चीज़ें आ गई थी। सो इंग्रेडिएंट्स सारे आ गए थे, अब खाली रेसिपी बनानी थी। अब उसमें एक फ्लेवर जो मिस हो जाता वो एक्सपीरियंस का था, जो स्टार्टिंग में हमने फिजिकली ऐसे ट्रांजेक्शन वगैरह करा है, तो वी अंडरस्टैंड P2P फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ इट। तो वो एक्सपीरियंस शायद नहीं मिलता, बट जर्नी की स्पीड शायद बढ़ जाती है। बट अगर आप यही सवाल को इस तरीके से पूछोगे कि अगर आपने बीच से चालू किया होता और आप इस तरीके से स्केल कर पाते या ऐसा रेजिलियंस के साथ टिकते, और से शायद नहीं, क्योंकि हमारा जो बेस बना वो बेस इतने स्लो ग्रोथ के साथ बना। हमने इतनी सारी चीज़ें बारीकी से देखी, मतलब पहले कस्टमर का कलेक्शन करने में खुद गया हूँ। इट वाज अ स्लम एरिया एंड मतलब किसी को एक बार देख के डर भी लग जाए, राइट? दैट वाज इन मालवानी ऑफ मलाड, विच इज़ वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट स्लम ऑफ मुंबई। तो ये सारी चीज़ें करी, इसलिए हम बहुत सारे एस्पेक्ट बिजनेस के अच्छे से समझते हैं, एंड मुझे स्पेसिफिकली वो एक्सपोजर मिला। अगर वो कट कर दिया जाए तो जो रेजिलियंस मैंने लास्ट 4-5 साल में दिखाया विद कोविड, विद चेंज इन द रेगुलेशन, शायद वो उस तरीके से ना मैं दिखा पाता। सो मुझे लगता है हर पार्ट का अपना एक मुझे वो ना एक मूवी है बटरफ्लाई इफेक्ट। मतलब बेसिकली क्या है ये, मैं ना रोज़ रात को वाइफ़ के साथ गेम खेलता हूँ। रोज़ रात को नहीं, मतलब कभी-कभार खेलता रहता हूँ, या रात को नींद नहीं आती तो फिर मैं कहता हूँ मेरे पास फिर टाइम ट्रैवल आ गया, मैं 2009 पहुँच गया। मतलब मेरी करियर की जर्नी 2009 शुरू हुई थी। तो मैं वहीं लेके जाता हूँ हमेशा अपने आप को, और मैं सोचता हूँ कि अब मैं बिटकॉइन ले लूँगा। अब मैं बिटकॉइन ले लूँगा। फिर मैं अगले दिन सोचता हूँ सुबह उठ के, यार बिटकॉइन लेने पे मैं उसको रखता कहाँ पे? अगर वो कंपनी बंद हो जाती फिर? मैं उसका पासवर्ड भूल जाता हूँ। फिर मैं गूगल पे सर्च मारता हूँ कि क्या अल्टरनेटिव्स क्या है। फिर रात को सोते वक़्त फिर मैं सोचता हूँ नहीं, अब बिटकॉइन लेना है, उसको फिजिकल वॉलेट में रखना है। तो मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। बटरफ्लाई इफेक्ट क्या कहता है कि आपने पीछे जाके अगर अपने दादा को मार दिया तो आप आज पैदा नहीं होगे। वो वाला सीन है कि आप अगर 2009 में चले गए और आपने अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ें बता दी
जिसकी वजह से आप शायद आज कुछ और अचीव कर लेते, तो शायद आज आप वो नहीं होगे जो आज आप हो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई सेड व्हेन आई सेड कि वो 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस था, बहुत ही नेसेसरी था। जब आप रेगुलेटरी पार्ट में पार्टिसिपेशन भी करते हो कि रेगुलेशन कैसे बनेंगे, क्यों बनने चाहिए, राइट? दोज़ वर ऑल रिक्वायर्ड एक्सपोज़र्स एंड उसी की वजह से मैं रेगुलेटर का एंगल भी बहुत अच्छे से समझ पाता हूँ। बिकॉज़ ऑफ व्हिच इन 2024 टर्बुलेंस, लेदन क्लब हैड ऑलमोस्ट ज़ीरो इम्पैक्ट। वी आर स्टिल अप एंड रनिंग एंड ग्रोइंग एंड थ्राइविंग, राइट? तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट है, बट अगर कोई एडिशन कर सकता विदाउट डिस्टर्बिंग दैट नेचुरल प्रोग्रेशन, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट साइड पे मैं ज़्यादा फोकस करता। सेकंड, शायद मैं उस टाइम पे इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा ज़्यादा फंड रेजिंग पे फोकस करके एक सीनियर टीम उसी टाइम पे बिल्ड करने का ट्राई करता। सो अगर मैं पहले 2 साल में वो टीम बिल्ड करता जो मैंने 2022 में करी, तो शायद बिजनेस और स्पीड से आगे जा सकता था। सो टीम इज़ आई थिंक वन ऑफ द वेरी क्रूशियल फैक्टर। अब जब कोई नेचुरल प्रोग्रेशन सन में आगे जाता है, तो नेचुरल प्रोग्रेशन में वो 5 साल के बाद ही होगी या 7 साल के बाद होगी, बट अगर वो स्पीड अप करके 2 साल में की जाए, तो आपका सक्सेस मच फास्टर आ सकता है। टीम वाला पार्ट एक होता, दूसरा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता, और तीसरा, पिछले 1 डेढ़ साल में मैंने काफ़ी ग्लोबल ट्रैवलिंग करी है, ओनली विद द पर्पस ऑफ मीटिंग फाउंडर्स, अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी ऑफ दिस कंट्रीज। वो शायद मैं जल्दी करता, बिकॉज दैट हैड गिवन मी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन द वे आई वाज लुकिंग एट द टेक्नोलॉजी। तो शायद मैं उसको थोड़ा और जल्दी कैचअप करने का ट्राई करता, तो लेनिन क्लब को और हम बेटर बना सकते और अच्छे बना सकते। और बिगेस्ट सैक्रिफाइस क्या रहा पूरी जर्नी के अंदर, जब आपको लगता है यार ये चीज़ें मैंने मिस करी ड्यूरिंग द टाइम? सी वी कंटिन्यूड एंजॉइंग थ्रू आउट, बट प्रॉबेबली 2015 से लेके 2018-19 के बीच में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जब अगर मेरे पास पैसे होते, तो शायद कुछ चीज़ों के ऊपर मैं एक्सपेंडिचर कर पाता। मेरी फैमिली के साथ में शायद ज़्यादा कुछ चीज़ों के ऊपर गेट टुगेदर कर पाता वगैरह। एंड अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय सिस्टर इन 2019। अगर वो फेज़ में मेरे पास एक कंफर्ट होता, तो शायद मैं उसके साथ बहुत सारा और टाइम स्पेंड कर चुका होता, जो नहीं कर पाया। तो बट इट वाज़ नेवर नोन टू एनीबॉडी। नाउ यू रियलाइज़ इट, बट आई मीन शायद मैं जॉब में होता या ज़्यादा पैसे होते तो भी शायद ना करता। टुडे आई फील सो द वे आई लुक एट मायसेल्फ, but it could not happen because I had commitment. In fact, there are so many cases when I was in hospital, I would have to work from there also. My family was okay with it, but point is, those were some of the private moments which you could have spent in a better way. But now you cannot leave it also, because you were in a situation and there are 20 people sitting in the office, there are hundreds of borrower is dependent on your platform's operations, so you are responsible for it and you have to behave like it. वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते हो आज के टाइम पे? I never felt any imbalance so far, no, not in lending club, earlier also when I was doing my job. I would, when I was in Pune, I would travel to Mumbai in a same day, doing 5 meetings, going back to Pune in cab or bus, reaching at 12 or 1 in the midnight, early morning again reaching to office. And I had a habit, so I am an early riser. My mother father both are teacher, so पहले से ग्रूमिंग ही वैसे हुई है कि भाई सुबह 6 बजे के बाद तो कोई सोता है या 6 साढ़े 6 के बाद। तो आई एम अर्ली राइज़र, तो मैं ऑफ़िस 8 साढ़े 8 बजे पहुँच ही जाता। ऑफ़िस का टाइम, मेरी ऑफ़िस का टाइम तो 11 बजे था। मैं फिर भी वहाँ पे साढ़े 8 बजे पहुँच जाता था। टिल डेट आई जनरली रीच ऑफ़िस अराउंड 8:30, 8:45। So whether I was in job or in Linden Club, I never felt a need of it. Probably the way I enjoy my work, and I keep asking for more. Even when I was doing my job, in my first job only, I used to keep key of office. I would be the first guy to open the office and I would be the last guy to leave the office. काम करने में मजा आता है। मज़ा आता है, you learn things and you enjoy those moments. Right, so then you do not take work as a burden. यहाँ पे वही सवाल निकल के आ रहा है जो आजकल बहुत बड़ी बैटल चल रही है। 40 आवर्स अ वीक, 50 आवर्स अ वीक, 70 आवर्स अ वीक, 90 आवर्स अ वीक, कितने घंटे काम करने चाहिए? मेरे हिसाब से कोई घंटे का डेफिनेशन नहीं हो सकता है। इनफैक्ट आई पुट सम पोस्ट इन लिंक्डइन ट्राइंग टू पुट अप माय पर्सपेक्टिव, बट उसके ऊपर भी बहुत ही लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा उसको। सो माय पर्सपेक्टिव इज एवरीबडी हैज़ गॉट डिफरेंट कैपेसिटी। समबडी कैन नॉट यूज माइंड बियॉन्ड 40 आवर्स। प्रॉब्ली वो पर्सन को उतना ही काम करना चाहिए। जिसकी कैपेसिटी है वो 100 घंटा भी काम कर लेगा तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
Now, when Lending Club started, I tell you one few of our weekend schedules. So तब हमारे पास लोगों को हायर करने के पैसे नहीं थे. So we hired few part time engineers. 2 लोग थे जो सैटरडे हमारे साथ काम करने के लिए आते थे. सो सैटरडे हम काम करेंगे, रात को 2 बजे 2:30 बजे जब उनको नींद आएगी तब सोएंगे. उसके बाद सुबह 5:30 बजे उठ के मैं और दीपेश 6 से 7:30 फुटबॉल खेलने जाएंगे. वहाँ से 8 बजे आके ये लोगों को उठाएंगे, फिर फुल डे वापस से काम करेंगे. फिर ये लोग संडे रात को अपने घर जाएंगे, फिर संडे भी हम तो कुछ करेंगे एंड देन नेक्स्ट डे से वापस से रूटीन चालू हो जाएगा. बट नॉट फॉर अ सिंगल मोमेंट वी एवर फेल्ट एग्जॉस्टेड एंड टुडे ऑल्सो. मतलब मैं आउटिंग में जाता हूँ तो हाँ, मेरा एक स्लीपिंग पैटर्न है जिसके हिसाब से मैं सो जाता हूँ, बट अदरवाइज यू विल नॉट फाइंड मी एग्जॉस्टेड इवन बाय डूइंग एनीथिंग. राइट, so I am saying कि and it is not only about me. In Lending Club, out of 250 members, I have around 50-60 such members कि जिनको हमें कुछ बोलना नहीं पड़ता है. They do their work. अभी very recently एक किस्सा मुझे न्यूयॉर्क की पार्टी का पता चला कि there was some engineer जिसको न्यूयॉर्क की पार्टी में तो जाना ही था, बट उस दिन कुछ तो सिस्टम चेंज हो रहा था, तो लैपटॉप लेके गया. वो 12 बजे के बाद कोड भी अपडेट किया, पार्टी भी किया. सो पीपल फाइंड्स देयर ओन बैलेंसेस. अब उनको ऑर्गेनाइजेशन के साइड से कैसे सपोर्ट करना, दैट वी ट्राई टू फिगर आउट कि भाई अच्छा उनको फिर ये कंफर्ट दे दो. या सपोज अब अगर माई इंजीनियर्स आर वर्किंग कंटिन्यूसली फॉर लेट्स से 10-15 डेज ऑन बिल्डिंग फीचर और प्रोडक्ट, जैसे रेगुलेशन चेंज हुआ तो हुआ था, सो देन वी पुश देम टू टेक अ कंपल्सरी लीव ऑफ 4-5 डेज. अब भी लोगे और लेनी ही है. इट इज़ नॉट कि आपके कॉम्पॉप में ऐड हो जाएगी, कॉम्पॉप नहीं मिलेगा. अभी आप 5 दिन लीव ले लो, इट्स अ पेड लीव बाई कंपनी, बट अभी लो, सो दैट योर फैमिली ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि अच्छा भाई 10-15 दिन काम करना पड़ा, ज़रूरत थी, बट अब 4-5 दिन घर पे आराम से बैठा भी है. सो पीपल फाइंड देयर वेज, वी ऑल्सो ट्राई टू हेल्प देम आउट इन इट, बट देयर इज़ नो सिंगल डेफिनेशन. मेरे को ना किसी ने इस बात को थोड़ा ढंग से समझाने की कोशिश करी कि एक चीज़ होती है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट और एक होता है एम्प्लॉयी माइंडसेट. अगर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है तो टाइम की कोई सीमा नहीं है. अगर एम्प्लॉयी माइंडसेट है तो फिर आपको जितने की सैलरी मिल रही है उतना ही काम करना है. यार उसमें भी मेरा दूसरा एक व्यू है कि एक एम्प्लॉय माइंडसेट का बंदा भी आउट ऑफ वे जाके काम करेगा व्हेन ही नोज द पर्पस ऑफ डूइंग इट. और मतलब एम्प्लॉयी को हम ऐसे नहीं कह रहे हैं ना कि उसको सैलरी मिल रही है. एम्प्लॉयी भी एक तरह का कंपनी का एंटरप्रेन्योर ही है. करेक्ट. वो ऐसा अपने आप को ट्रीट कर रहा है कि मैं ही एंटरप्रेन्योर, ये कंपनी मेरी है. अगर उसमें ओनरशिप, सेंस ऑफ ओनरशिप आ रही है तो उसको ऐसा लग रहा है कंपनी हमारी है, मैं कंपनी का पार्ट हूँ. तो अगर ऐसा माइंडसेट है सो दैट इज अ पावर ऑफ शेयर्ड विजन हाँ, एंड शेयर्ड पर्पस कि भाई क्यों मैं ये कर रहा हूँ. ही नोज हिज पर्पस कि भाई मैं ये नहीं करूंगा तो कितने लेंडर्स और बोरोवर पे इम्पैक्ट आएगी, कितने पैसों पे इम्पैक्ट आएगी, राइट. एंड इफ आई विल नॉट डू इन अ लॉन्ग रन दिस विल अफेक्ट माई ग्रोथ एज वेल. मेरी भी जो वेल्थ बिल्डिंग में सोच रहा हूँ वो उस हिसाब से नहीं होगी, कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूट करेगा. सो लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो सो मेरा पर्सनल व्यू उसके ऊपर ये है कि व्हेन NRN had said about that 70 hours, my view was it is about productivity. कि India has to increase the productivity. Now somebody has a capacity of 40 hours तो उसको 40 ही कराना चाहिए. If the person is not able to manage with 50 hours तो 50 भी नहीं कराने चाहिए उसको. But if somebody has a capacity, person should be free to define his capacity. मुझे पता क्या लगता है, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे. मतलब 14 साल एजेंसी रन करी ना, तो एजेंसी में तो क्या होता है, आर के पैसे होते हैं एक तरह से मान के चलो. तो अगर आप एम्प्लॉय से खींच के ज़्यादा काम करवा सकते हो, उसके आउटपुट एफिशिएंसी इंप्रूव करवा सकते हो, तो आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी लंबे टाइम तक. तो ना मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे हैं लोगों के साथ कि मुझे पता है इस काम को करने में 8 घंटे लगेंगे, मैं कहता हूँ 5 घंटे में करके दिखा. और मुझे पता है काम मैं खुद 5 घंटे में कर दूंगा, तो मेरी स्पीड है, मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है. तो मैं उसको करके दिखाऊंगा, देख मैंने 5 घंटे में कर दिया, तू क्यों नहीं कर पा रहा. तो मैं उसके दिमाग में प्रेशर डाल रहा हूँ. तो मैंने ऐसा देखा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ना एक्चुअल अपनी पोटेंशियल कैपेबिलिटीज ही नहीं पता होती, कि अगर आप उन पे प्रेशर डालो या उन पे कुछ डालो ना तो वो निखर के आते हैं. राइट राइट, सही बात है. मतलब वो हमारे साथ भी होता है ऐसे एज एन इंडिविजुअल. अल्टीमेटली वी आर ऑल्सो इंडिविजुअल. अगर हम कोई चीज़ को घर पे भी ऐसा सोच के चलते हैं कि यार अच्छा ये खराब हो गया या टूट गई ये चीज़, लेट्स से पर्दा टूट गया, मैं संडे को किसी को बुलाता हूँ, तो आप संडे को ही बुलाओगे और हो सकता है 2 संडे निकाल दोगे. बट इफ़ यू फील इट इन दैट वे कि यार नहीं यार घर का है, माई वाइफ इज़ टेकिंग केयर ऑफ हाउस इन सच अ ब्यूटीफुल वे, एक चीज़ तो मुझे करानी है, मुझे आज ही कर लेना चाहिए. यू इमीडिएटली कॉल समबडी फ्रॉम अर्बन कंपनी और सम अदर ऐप एंड उसी दिन आप करा लोगे. तो सी यू योरसेल्फ इज पुटिंग प्रेशर ऑन योरसेल्फ.
एंड गेटिंग इट डन। काम में भी वो चीज़ होती ही है, मतलब बहुत बार आपने जो पॉइंट टच किया वो बहुत बार होता है, और स्पेसिफिकली क्रिएटिव वर्क साइड पे ये ज़्यादा एक्सक्यूज आता है कभी कभी। और ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही समझ पाएंगे जो हम ये बोल रहे हैं। बिल्कुल बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये तो भाई अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल। एंड कई बार जब उनको रियलाइज होता है कि यार हाँ बात तो सही है, देन दे स्टार्ट मतलब गोइंग बियॉन्ड इट ऑल्सो। मतलब आपने जो 5 कलाक में कराया होगा वो 5 का 4 में भी करने लगेगा बाद में। बट पॉइंट इज रियलाइजेशन नहीं होता है, पहली बार रियलाइजेशन किसी को कराना पड़ेगा फोर्सफुली। तो इसे मतलब अगर अपन हमारे एंशिएंट इंडिया से कनेक्ट करें तो हनुमान जी भी भूल गए थे कि वो उड़ सकते हैं, उनके पास इतना पावर है। किसी को तो फोर्स करके कराना पड़ा। आपने अगर रामायण आपने भी पढ़ रखी हो तो उसमें जब जामवान उनको याद कराते, सब वानर याद कराते, तो ही वॉज वेरी इरिटेटेड कि अरे मेरे पास कोई पावर नहीं है, मुझे क्या तुम ये सब याद करा रहे हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई कांट डू दिस। बट दैट वाज अ काइंड ऑफ फेज somebody also feels when we pushes them. But when he realized those power, जब याद आ गए सारे, the way he changed the whole बैटल, और जिस तरीके से सीता मैया को लेके आने में उनका रोल बना, राइट। सो दैट इज व्हाट हैपेंस विथ आवर कॉर्पोरेट हनुमान ऑल्सो, कि वो भी ऐसा सोचते हैं कभी कभी, कहीं ना कहीं सारी चीजों से काम पड़ता है एंड रिजल्ट भी आता है। बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन आपका लाइफ का कौन सा था जो आपको लगता है? लेन देन क्लब स्टार्ट करना, दैट्स माय फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एज वेल। लाइफ में आज आप जिस सिचुएशन पे हो, इसके पीछे डेस्टिनी, लक का कितना बड़ा रोल आपको लगता है? डेस्टिनी का हो सकता है, लक का श्योर नहीं हूँ मैं। डेस्टिनी का डेफिनेटली है। That I came to Mumbai. If I would not have come to Mumbai, I would not have got exposure of financial market. I would not have got jobs in the company which was working with NBFC. वहाँ से बाकी की आगे की जो चीज़ें होती गई वो यही डायरेक्शन में आगे बढ़ी। तो अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद मैं आज जहाँ पे हूँ वहाँ पे ना होता। तो ऐसा लगता है कि कुछ सुपर पावर है जिसने पहले से कुछ कुछ हमारे लाइफ के पॉइंट डिसाइड कर रखे थे कि तभी हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। हाँ मतलब इन इंडिया वी ऑलवेज बिलीव दैट, राइट, दे एवरीथिंग इज रिटन। नहीं, बेसिकली दो आइडियोलॉजीज है ना, एक है फ्री विल, एक है डेस्टिनी। कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हम दुनिया बदल सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हमारे हाथ में ज़्यादा नहीं है, हमारा सब कुछ लिखा हुआ है, हम तो बस कर्म कर रहे हैं जो हमारे लिखे हुए हैं। आई थिंक दोनों मिक्स ही हो जाती है कहीं ना कहीं, कि लिखा तो है बट आप मेहनत नहीं करोगे तो थोड़ी ना होगा। सी एक्शन तो हमें ही लेनी पड़ेगी। वी आर द अर्जुन्स। कृष्णा ने तो ऊपर डायरेक्शन सेट कर रखी होगी, बट अगर हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो चीज़ें नहीं होगी। अब मैं 2015 में वो डिसीजन नहीं लेता व्हेन 5 पीपल टर्न इट डाउन, आई वुड ऑल्सो गिवन एक्सक्यूज टू माई सेल्फ कि अरे यार 5 लोगों को नहीं लग रहा है, इतने नॉलेजेबल लोग हैं, इतने हाई लेवल के लोग हैं जिनको लग रहा है हो ही नहीं सकता है, तो छोड़ दो। बट आई फॉट माई ओन बैटल मेंटली इन माई माइंड कि नहीं यार ये तो हो सकता है, लेट अस गिव इट अ ट्राई, वी विल सी क्या होता है। नहीं तो मुझे लगता है इट्स अ मिक्स, कहीं ना कहीं एक्शन तो हमें ही लेनी है, बट डेस्टिनी इज देयर। ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि अच्छा नहीं है। अगर मैं मुंबई नहीं आता तो शायद इसमें से कोई चीज़ नहीं होती, कुछ अच्छा ही कर रहा होता, बट प्रॉब्ली ये नहीं कर रहा होता जो आज कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया आज। मतलब मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें नई थी। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत ही पॉजिटिव आदमी हूँ, हमेशा हर चीज़ में आप पॉजिटिव ढूँढते हो, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी आपकी। थैंक यू वेरी मच। तो एक फाइनल एडवाइस आप ऑडियंस के लिए क्या देना चाहोगे? मैं मान के चल रहा हूँ, ऐसे लोग हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि देयर आर टू थिंग्स व्हिच वन नीड टू ऑलवेज रिमेंबर। एक है कि ये टेस्ट क्रिकेट है, T20 नहीं है। तो T20 में आए, मार दिया छक्के 2 मार दिए और चले गए तो भी चलेगा, बट टेस्ट क्रिकेट में आपको टिक के रहना है। जितना पिच के ऊपर टिके रहोगे रन धीरे धीरे होते जाएंगे और आपको आगे का रास्ता और क्लियर होते जाएगा, तो जीतने के चांसेस और बढ़ते जाते हैं। सो टिक के रहना ज़्यादा ज़रूरी है। सो 5 साल जाए 7 साल जाए उसके बाद भी कभी कभी सक्सेस अचानक से आती है, तो प्लीज एंश्योर दैट यू आर देयर ऑन द पिच व्हेन दैट सक्सेस इज नॉकिंग योर डोर्स। एंड सेकंड, ऑलवेज हैव अ विजन टुवर्ड्स द प्रॉफिटेबिलिटी। इफ यू हैव विजन टुवर्ड्स द प्रॉफिटेबिलिटी, कहीं ना कहीं से रास्ते तो मिल जाएंगे और पूरी टीम भी वैसे ही डेवलप होगी। अगर नहीं होगी तो बहुत बार यू विल बी डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल मनी, और वो एक्सटर्नल मनी अगर नहीं आ पाए तो यू हैव टू प्रॉब्ली स्टॉप द बिजनेस जो आपने बहुत मेहनत करके एक लेवल तक लेके गए होंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैंने ध्यान रखने का ट्राई किया है अभी तक,
and probably that's why I can give those as a advice to upcoming young entrepreneurs. ग्रेट, थैंक यू। Thanks, Syed. तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।